तो गाइस आपको पता होगा कि आपका एचआर मैनेजमेंट का जो एग्जाम है वो काफ़ी क्लोज आ गया है, ठीक है। और मैं वन शॉट में आप पूरे एचआर मैनेजमेंट का जो बुक है ना वो कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, और करा भी रहा हूँ, ठीक है। आज मैं करना रहा हूँ 6 चैप्टर से शुरू, ठीक है। 6 चैप्टर शुरू करूँगा और बाकी के जितने भी रिमेनिंग चैप्टर सारे कंप्लीट कर दूँगा। फर्स्ट से लेकर 5th चैप्टर जो है वो आपको मिल जाएंगे, उसके लिए मैंने अलग वीडियो डाली हुई चैनल पर। इससे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने फर्स्ट से लेकर 5th तक कराया और इसमें 6 से लेकर जो एंड तक है सारा कुछ करा दूँगा, ठीक है। मैं करा तो एक वीडियो में 70 पर एक वीडियो में सारा कुछ करा लेता तो आपको समझ भी नहीं आती मेरी बात, क्योंकि इतनी देर तक आपको समझना मुश्किल हो जाता है, भाई फ्रेश माइंड नहीं रहता, आप थोड़ा फटीग हो जाते हैं, फिर आप इतना समझ नहीं पाते एक साथ सारा। इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और एक वीडियो में समझाना भी पॉसिबल नहीं होता, और समझा भी दूंगा तो यार फिर वही है, आप फिर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी और कुछ चीज़ें मैं भी बोलने में वो कर जाऊँगा, मतलब सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर आपको पहला पार्ट दे रहे हैं चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं पढ़ाने। तो उसमें वीडियो में कराऊंगा क्या 6 से लेकर सारे जितने भी 6 से शुरू करूँगा चैप्टर से, और सारे जितने भी एंड तक है उतने चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर कुछ पेपर भी लाया हूँ, एक पेपर लाया हूँ, उसमें मैं समझा दूंगा कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं, जिसको आपको एक व्यू लग जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप उसको ऑफलाइन में ही पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ से, ठीक है। पूरी पीडीएफ बनाई हुई है मैंने, 350 पेज की बुक से 50 पेज की बुक की पीडीएफ बनाई हुई है मैंने पूरी, आप पीडीएफ की बुक से देख के, ठीक है। अब आ जाता है काम की बात पे चैप्टर पे, ठीक है। अब आ जाता है लेसन 6 से जो आपका प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन का है, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट आपको पता होगा, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको पहले ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। हाँ, प्लेसमेंट जो होता है आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा यार, आप कॉलेज में आगे प्लेसमेंट, किसी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगी या किसी कंपनी में प्लेसमेंट है क्या, मतलब ऐसे पूछते रहते हैं ना, किसी कंपनी प्लेसमेंट करा देंगे उसमें प्लेसमेंट लग जाएगी, ऐसे प्लेसमेंट लग गई, ऐसे बोलते आपने काफ़ी सारे बच्चों को सुना हुआ हो कि आपकी इतनी उम्र तो होगी कि आप जॉब वगैरह में इन्वॉल्व हो, ठीक है। आप प्लेसमेंट होता क्या है? प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि एक अगर बंदे को सिलेक्ट तो कर लिया कंपनी ने, पर कंपनी को उसको प्लेसमेंट का मतलब ये होता है अब प्लेसमेंट करेगी एक बंदे की, वो कि ऐसी प्लेस पर उसको डालेगी, ऐसी प्लेस पर उसको एम्प्लॉय करेगी ताकि वो राइट पर्सन रहे राइट जॉब के लिए। आपको पता होगा कि कंपनी में काफ़ी सारे काम होते हैं, कंपनी रिक्रूट भी बंदों को कर लेती है, भाई इतने सारा काम है कंपनी ने रिक्रूट भी कर लिया। अब प्लेसमेंट का प्रोसेस ये होता है कि जो हमने बंदा चुना है, जो बंदा हमने इलेक्ट करा है, मतलब रिक्रूट करा है, उस राइट जॉब पर, उसको पोजीशन पर उसको प्लेस किया जाए। प्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि प्लेसिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा काफ़ी सारी जॉब होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और स्किल्स भी लोगों में काफ़ी अलग अलग होती हैं। अगर आपको टेक्निकल उसके लिए करा है, जैसे आप टेक्निकल क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, ठीक है, स्किल्स हैं, आपको कंपनी ने रिक्रूट करा उसके लिए। अब कंपनी को प्लेसमेंट में ये होता है, कंपनी को आपको आपकी स्किल की मैच करते हुए जॉब पे प्लेस करना होता है आपको। ऐसा ही नहीं आपको कंपनी ने रिक्रूट कर लिया और कहीं भी आपको बिठा दिया, कंप्यूटर बिठा दिया, आपको आधा टेक्निकल काम है, मशीन रिलेटेड, समझ रहे हैं आप। प्लेसमेंट का प्रोसेस यही होता है कि राइट पर्सन को उसकी राइट जॉब पर वो करना, प्लेस करना, समझ रहे हैं, ताकि वो बंदा भी अपना काम पूरा तरीके से कर सके, क्योंकि उसको टेक्निकल काम आता है। टेक्निकल काम पे उसको बिठाओगे तो अच्छे से वो काम कर पाएगा, मोटिवेटेड भी रहेगा, उसको सारा काम समझ में आएगा और कंपनी को भी अच्छा आउटपुट निकाल कर देगा वो। अगर आपने करा भाई इसको प्लेसमेंट अच्छी से दी नहीं और कंपनी में आ गया टेक्निकल बंदा, उसको आपने कंप्यूटर बिठा देगा, एक्सेल शीट में डाटा एंट्री करो, वो नहीं कर पाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, वो भी कहेगा भाई क्या काम दे रहे हैं मेरे को, आप कंपनी भी अच्छी नहीं चल पाएगी, इतना आउटपुट अच्छा नहीं निकल पाएगा। तो प्लेसमेंट का काम ये होता है राइट पर्सन को उसकी राइट जॉब पोजीशन पे प्लेस करने का काम ही प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक सिलेक्शन के बाद आता है। सिलेक्शन में तो आपने कर लिया, बंदा सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये कंपनी हमारे आ जाएगा, वो बंदा आने के बाद अब इसको आप सेलेक्ट करोगे, इसको प्लेसमेंट कहाँ देंगे, कौन से डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट दें, इसको किस काम में प्लेसमेंट दें, इसको जो इसकी स्किल्स के रिलेटेड हो, मतलब ऐसा हो जो उसकी स्किल्स है ना उसके रिलेटेड इसको काम ऐसा दें जो उसकी स्किल्स है वो फुल यूटिलाइज हो सके और हमारी कंपनी को अच्छा आउटपुट मिले, ठीक है। प्लेसमेंट के मैंने फायदे भी आपको गिना दिए, इंपॉर्टेंस मैंने गिना दी, लिखे भी मैं, राइट पर्सन को राइट जॉब पे पोस्ट करना, ये प्लेसमेंट का काम होता है। टर्नओवर भी रिड्यूस होगा, आपको पता है अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, टेक्निकल आपको नॉलेज है, तो आपको टेक्निकल पोस्ट पर अगर आपको प्लेसमेंट देंगे, टेक्निकल पोस्ट पर आप काम कराएंगे, तो आप टर्नओवर का मतलब होता है आप एम्प्लॉय मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे कंपनी को। टर्नओवर का मतलब यही होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी वो कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, मतलब कह लीजिए कंपनी छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है रिड्यूस होएगा, कंपनी लोग कम छोड़ेंगे। कम क्यों छोड़ेंगे? आपको टेक्निकल काम आता है, आपको टेक्निकल काम की जॉब पर पोस्ट करा के आपको वहाँ प्लेसमेंट दी गई है, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि आपको सारा काम आता है, आप आसानी से जो भी काम आएगा आप आराम से कर देंगे, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे कंपनी को, ठीक है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है क्योंकि आपको सही जगह बिठाया गया है। अगर ऐसा हो आपको टेक्निकल स्किल, आपको कंप्यूटर बिठा दिया गया, आप डिमोटिवेटेड रहेंगे, भाई ये तो काम मेरे को आते नहीं, मेरे से ये काम करा रहे हैं, तो आप कंपनी को छोड़ दोगे, जिससे टर्नओवर बढ़ जाता है कंपनी का, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय छोड़ने लग जाते हैं, इसका मतलब सीधा ये है। पर अगर आपको प्लेसमेंट दी गई है, सही जगह पे बिठाया गया, तो आप कंपनी का जो रिड्यूस हो जाएगा एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब लोग छोड़ के नहीं जाएंगे कंपनी को, कंपनी को पता है और एम्प्लॉय को पता है कि वो सही जगह पर बैठा है, उसको जो काम दिया गया है वो उसको आता है, तो वो मोटिवेशन रहेगा उसके दिमाग में और आराम से वो काम कर लेगा, मतलब डिससेटिस्फैक्शन उसके दिमाग में नहीं आएगी, तो इससे छोड़ के भी नहीं जाएगा कंपनी को, तो रिड्यूस हो जाएगा कंपनी का टर्नओवर, ठीक है।
एम्प्लॉय टर्नओवर, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पता है आपको, आपकी स्किल मैच करेगी, अगर आपसे आपके काम से तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, कंपनी की बढ़ेगी, ठीक है। कैरियर डेवलपमेंट में बढ़ेगी, तो अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट दी गई है, आपको आपके रोल के हिसाब से जॉब दी गई है, आपके पोटेंशियल के हिसाब से दी गई है आपको अपॉर्चुनिटी, तो भाई आपकी भी कैरियर डेवलपमेंट होगा। आप उसमें 2 चीज़ नहीं सीखनी है आपने, जैसे आपको टेक्निकल काम आता है, टेक्निकल काम में आपको दिया हुआ है कंपनी में करने के लिए, आप वो करेंगे, आप 2 चीज़ें और सीखेंगे तो आपका कैरियर डेवलपमेंट होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, समझ रहे हैं ना। स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, मतलब आते ही आपको ऑनबोर्डिंग का मतलब करता है प्रॉपर प्लेसमेंट, हेल्प द एम्प्लॉय सेटल इन अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रॉपर प्लेसमेंट दी जाती है ना, मतलब प्रॉपर बंदे को लिया जाता है, उसको प्रॉपर जो उसकी जगह है वहाँ पर प्लेस दी जाती है, तो भाई एक अच्छी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है, स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता उसको भाई बिठा दिया, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वो मतलब काफ़ी कंफ्यूज रहेगा। और अगर उसको उसकी डिजायर्ड जॉब है जो उसको आता है वहाँ बिठाया जाएगा, तो स्मूथली सारा प्रोसेस कर देगा, स्टार्टिंग से अच्छा काम करना शुरू कर देगा, उसको पता है ये काम कैसे होता है, वो आता है उसको, उसके लिए कंपनी उसको हायर करा। बिल्ड एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है उसको टेक्निकल काम आता है, टेक्निकल काम उसको दोगे तो उसका कॉन्फिडेंस है, उसको पता है काम मेरे को आता है, इसलिए मेरे को आती है। और आप उसको डाटा एंट्री करने बैठाते हो कंप्यूटर पर, वो नहीं कर पाएगा, उसको कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा, उसको पता है भाई मैं कर ही नहीं सकता, ये काम ही मेरे से होगा नहीं, वो छोड़ देगा कंपनी। तो अगर आपने प्लेसमेंट सही दिया उसको, तो एम्प्लॉय के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एचआर मैनेजर प्लेसमेंट के टाइम, ठीक है। मिसमैच ऑफ स्किल कई बार होती है ना, कैंडिडेट की वो स्किल नहीं होती जो जॉब में चाहिए, उसको रिक्रूट तो कर लिया, मतलब सारी क्वालिफिकेशन उसकी मैच होती है, सारी डिग्री वगैरह उसके पास है, सारा वो उसके पास है, क्वालिटी उसके पास है, पर कई बार ऐसा होता है ना उसके पास वो डिजायर्ड क्वालिटी नहीं होती जो कंपनी को चाहिए। मतलब टेक्निकल बंदा तो हायर कर लिया कंपनी ने, पर टेक्निकल में भी एक पर्टिकुलर वो मशीनरी जो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आई है, क्या पता उसकी नॉलेज उस बंदे को ना हो, तो वही बात है भाई, मिसमैच हो जाती है स्किल्स, मतलब जो स्किल्स हमें चाहिए, मतलब इतनी डेप्थ में जाके वो स्किल मैच नहीं हो पाती, मतलब थोड़ी बहुत तो मैच हो रहा है, टेक्निकल काम की स्किल तो है, पर उसको वो पर्टिकुलर एडवांस मशीनरी उसके बारे में स्किल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो कई बार मिसमैच हो जाती है, पर वो प्लेसमेंट नहीं दे पाते अच्छे से, क्योंकि उनको पता है यार कंपनी को कोई और बंदा चाहिए जिसको इस मशीनरी की स्किल्स हो, और टेक्निकल बंदा अलग है भाई, टेक्निकल बंदा तो है उसको सब कुछ आता है, बस वो पर्टिकुलर मशीनरी नहीं आती। तो कई बार ऐसा होता है कि बंदे में वो स्किल नहीं होती जहाँ उसको प्लेसमेंट देनी चाहिए थी, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कई बार बंदे होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, तो कंपनी प्लेसमेंट में वही वहाँ पर हिचकी जाती है, भाई कंपनी ने फ्रेशर को हायर तो कर लेती है, कंपनी को न्यू टैलेंट है, ठीक है, हायर तो कर लिया, पर कई बार प्लेसमेंट देते टाइम भाई वही बात होती है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे करना है, पोस्ट करना है, पर कई बार भाई इतना एक्सपीरियंस होता ही नहीं उसको, तो कंपनी समझ नहीं पाती है इसको कहाँ पोस्टिंग दें, किस मतलब फील्ड में इसको डालें कि मतलब हमारे को सही आउटपुट निकाल कर दे। तो कई बार बंदों का एक्सपीरियंस कम होता है, तो वो भी एक दिक्कत की बात होती है एचआर मैनेजर के लिए प्लेसमेंट देते टाइम। हाई एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयज जो नए ज्वाइन करते हैं उनके पास भाई दिमाग में हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, हमें प्लेसमेंट मिलेगी, हमको जॉब मिलेगी, हमको ऐसा काम मिलेगा, वैसा काम मिलेगा, और कई बार ऐसा होता है उनको वैसा काम नहीं मिलता, डिजायर्ड काम नहीं मिलता, वो सोचते भाई मेरी इतनी अच्छी सैलरी रहेगी, इतना अच्छा प्रमोशन मिलेंगे मेरे को, पर कई बार ऐसा होता है ना वो डिससेटिस्फाई रहते हैं कि कंपनी में ज्वाइन करने वाले उसको थोड़ा रियलिटी हिट करती है कि भाई इतना अच्छा तो मैं जितना सोच रहा वैसा है नहीं, तो थोड़ा सा भाई वो डिमोटिवेट फील करते हैं, जो कंपनी के लिए खराब बात है, ठीक है। ये प्रॉब्लम फेस करते हैं एचआर मैनेजर। कल्चरल, ये बाकी पढ़ सकते हैं, रिटेंशन इशू, इतना रिटेन नहीं होता, कई बार क्या होता है आपने कंपनी में एम्प्लॉय तो कर लिया, उसको ले तो लिया, रिक्रूट कर लिया, प्लेसमेंट भी दे दी, पर कई बार भाई उसको ये काम इतना अच्छा नहीं लगता जो आपने दिया है, उसके अंदर स्किल्स है उस काम की, पर आप थोड़ा उसको अलग तरीके से काम करा रहे हैं, उसको जो जिस तरीके से वो करना चाह रहा है आप उस तरीके से नहीं कर रहे, आप करें इस मेथड से करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो कई बार वो डिससेटिस्फाइड रहता है और प्रॉपर एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, और कई बार रिटेंशन नहीं होता उसका कंपनी में, तो वो कंपनी छोड़ जाता है। रिटेंशन इशू यही है भाई, रिटेंशन नहीं रहता कंपनी, मतलब बना नहीं रहता, छोड़ जाता है थोड़े समय के बाद। ट्रेनिंग नीड कई बार होता है, वही बात है आगे दोबारा से कि कई बार ऐसा होता है उसमें वही स्किल नहीं होती जो आपकी कंपनी को चाहिए, मतलब टेक्निकल स्किल्स तो है आपको जो कंपनी को चाहिए, पर कई बार क्या होता है ना आपको जो स्किल चाहिए ना, मतलब सारी आपकी कंपनी में 5 मशीनरी है, 5 में उसको 4 आती, 4 में से 1 नहीं आती, समझ रहे हैं, तो उसको ट्रेनिंग नीड भी देनी पड़ती, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर कंपनी में रहता है भाई 4 इसको आती है पर इसको 1 नहीं आती, अब इसके 1 उसको सिखाने के लिए उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एचआर मैनेजर को। इम्प्रॉपर रोल, भाई कई बार वो प्रॉपर रोल में फिट ही नहीं हो पाता है, मतलब जो कंपनी में काम है उस काम से उसका काम फिट ही नहीं हो पाता, मतलब वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे लिखा भी है प्लेसिंग एम्प्लॉय इन द रॉन्ग डिपार्टमेंट अफेक्ट परफॉर्मेंस, कई बार ऐसा होता है प्रॉपरली प्लेसमेंट नहीं दी जाती, तो भाई वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता कंपनी के अंदर, ठीक है। कंपनी ने रिक्रूट तो कर लिया उसको, कंपनी ने बिल्कुल प्रॉपर फिट नहीं करा उसको, कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट नहीं दी, प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता हो, और फिर वो भाई दिक्कत करता है कंपनी में, ना उसको कुछ समझ आता है ना वो कुछ अच्छा काम कर पाता है, और कंपनी का ऊपर बर्डन नहीं बन जाता और कॉस्ट भी बढ़ाता है कंपनी की, ठीक है। प्रिंसिपल क्या फॉलो करना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करो एक तो, ठीक है, इससे प्लेसमेंट अच्छी हुई। जॉब क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, जो एम्प्लॉय को पहले ही बता दो, एम्प्लॉयर शुड क्लियरली अंडरस्टैंड, उसको क्लियरली पहले बता दो भाई क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, ताकि वो भी पता रहे इसको पहले से, उसमें भी हाई एक्सपेक्टेशन दिमाग में ना बैठा रहे, लेके पहले सोच कर भाई मेरे तो 1 लाख सैलरी होगी, सैलरी दे रहे हो आप उसको 60,000, पहले डिमोटिवेट हो जाएगा। तो पहले ही उसको बता दो भाई रिक्रूटमेंट टाइम भाई जॉब के बारे में क्लियरिटी दे दो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और क्या आपके कंपनसेशन वगैरह रहेगा, ठीक है। स्किल यूटिलाइजेशन, भाई ऐसे ही जॉब में प्लेसमेंट दो उसको, ताकि उसकी फुल स्किल जो है वो यूटिलाइज हो सके, फुली एफिशिएंटली उसकी स्किल जो यूज हो सके, ताकि कंपनी को प्रॉपर आउटपुट मिले उसकी स्किल से, उसकी
पोटेंशियल स्किल्स का। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, उसको भी सेटिस्फाई रहा है भाई, ऐसा काम दो ताकि वो भी सेटिस्फाई रहा है कि हाँ ये मेरे को काम आता है, मैं कर लूँगा। ऐसा मत दो कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो अनसेटिस्फैक्शन में घूम रहा है और फिर छोड़ दे रहा है कंपनी। फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, भाई बात है, अगर आपने द रोल शुड बी प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हाँ उसको भी ऐसा लगना चाहिए भाई मेरे को फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसा नहीं है भाई उसको बैठा रखा 10 साल तक वो ऐसे ही काम करे जा रहा है टेक्निकल काम, उसको भी ऐसा लगना चाहिए भाई कि मेरे को फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दी गई, कंपनी प्लेस कर रही है मेरे को आज यहाँ पर, कुछ साल बाद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ साल बाद मेरे को नई पोस्ट पर डाल देंगे, कुछ साल बाद मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये चलते रहना चाहिए ताकि जब भी प्लेसमेंट डिसीजन अच्छा रहता है, जब भी प्लेसमेंट काम कर पाती है। ऐसा नहीं है कुछ समय के बाद वरना वो छोड़ जाएगा अगर आप उसको प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो। बाकी लिखा भी आप पढ़ सकते हैं सारे पॉइंट, तो क्या समझा रहे, ऐसे 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं कंपनी में, मेरे से मैं 7 लिख के लाया हूँ, बाकी के 2 आप पढ़ सकते हैं इजी से। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मैंने पहले बताया, इंडक्शन वही होता है भाई नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको इंडक्शन कहते हैं। आपने कंपनी में नया ज्वाइन करा है तो आज आपको क्या करेंगे, आज से ले लो 1-2 दिन तक आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कंपनी के बारे में। आप जैसे ज्वाइन करोगे न्यू एम्प्लॉयज़ को जनरली दिया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो कंपनी सीधी भाषा में कहूँ तो उनको बस ये करा था, कंपनी में ज्वाइन करते हैं उनको बताया जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको किससे ऑर्डर मिलेगा आपको काम करने के लिए, कि आपको सबको बॉस तो नहीं देगा ना भाई, एक बॉस 250 एम्प्लॉयज़ थोड़ी वो देगा, ऑर्डर देगा घर जा जाके उनके मतलब कैबिन में जाके, तो उनके लिए हेड बनाए होते हैं हर उसके डिपार्टमेंट के, तो उनको बताया जाता है कि आपकी अथॉरिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन आपको ऑर्डर देगा, आपको किसको ऑर्डर देना। कई बार होता है आप हाई पोस्ट पे हैं तो आपको भी किसी को ऑर्डर देने पड़ते हैं, किससे आपको ऑर्डर मिलेगा, क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, क्या आपका कैबिन रहेगा, तो सब कुछ बताना है। मतलब कंपनी के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस करना सो कंपनी को नए एम्प्लॉय को, ठीक है। यही होता है इंडक्शन प्रोग्राम में लिखा होता है। मतलब इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराती है कंपनी फ्यू डेज ऑफ ज्वाइनिंग में, ठीक है, नए एम्प्लॉयज़ की। पर्पस बता दिया मैंने, इसको फैमिलियर करना है, उसको इंट्रोडक्शन मतलब उसको इंट्रोड्यूस करना है, वर्क मतलब कैसा उसका वर्क एनवायरमेंट रहेगा, कहाँ उसको बैठना है उसके साथ, उसकी एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन कम करना। भाई उसमें नया आया उसके अंदर एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन रहेगा, भाई मेरा क्या काम है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उसके दिमाग में, जॉब रोल बताना, उसको टीम वर्क करना, बिलोंगिंग करना, मतलब और एम्प्लॉयज़ से वो बातचीत करवाना, उसकी वो यूनिटी बढ़ाना उसकी, ठीक है। एम्प्लॉय का रिटेंशन भी रहेगा, उसको अच्छे समझ आ गया, अच्छे से आपने 1-2 दिन उसको समझा दिया कैसे कैसे क्या होगा, किससे आपको बोलना है, किससे आपको बात करनी है, किससे आपको ऑर्डर लेना है, किसको देना है, तो उसको प्रॉपर्ली बता रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सेटिस्फाई रहेगा अपनी जॉब से। होते हैं एम्प्लॉय का रिटेंशन भी रहेगा। ऐसा नहीं है वो आपने मतलब इंट्रोडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट ही नहीं कराया, पहले दिन वो आया उसको कुछ पता ही नहीं, भाई नया बंदा बिल्कुल, और बिल्कुल उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कुछ दिन बाद भाई छोड़ जाएगा, भाई उसको समझ ही नहीं आ रहा किससे क्या काम लेना है, फिर आप कुछ काम गलत कर दोगे, फिर आपको पेनल्टी लग जाएगी ऊपर, ठीक है। उसको सब पता रहेगा, वो सेटिस्फाई रहेगा, वर्किंग एफिशिएंसी स्टार्ट से अच्छी रहेगी उसको, ठीक है। बाकी पॉइंट बेसिक आप पढ़ सकते हैं। कंटेंट क्या होता है इंडक्शन प्रोग्राम में, वही है भाई, सेम वही बात लिखा कि उसको सब क्या समझा, मतलब इसमें ये पॉइंट लिखे हैं क्या क्या उसको समझाया जाता है, जब इंडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ों को समझाई जाती है। मैंने सबको बता दिया यार, आपको रूल्स पॉलिसी सब जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से कराया जाता है, विजन जो कंपनी का मिशन है कंपनी को बताया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, बेनिफिट जो मिलेंगे उसको बताया जाता है, सेफ्टी मेजर्स जो उसको लेने हैं वो बता देते हैं, सब कुछ ये वही है कि उसको पहले मतलब 1-2 दिन क्या बताया जाता है ज्वाइन करने के बाद, ये उसको यही बताया जाता है आपकी जॉब क्या, आपका कल्चर क्या फॉलो करना है आपको, यहाँ पर क्या रूल्स एंड पॉलिसी रहेंगी, क्या मिशन है कंपनी का उस पर आपको फॉलो करना रहेगा, क्या रूल ऑफ कंडक्ट रहेंगे जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, ये सबको पता ही है। बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम, क्या मतलब बेनिफिट रहते हैं, फॉर्मल तो छोड़ो, आप फॉर्मल को भूल जाओगे ना, ये याद रखो बस क्या बेनिफिट्स रहते हैं इंडक्शन प्रोग्राम के। वही बात है भाई, स्मूथ एंट्री मिलेगी, एक तो उसको मतलब स्टार्टिंग से स्मूथ एंट्री मिलेगी भाई, स्मूथली उसको सब कुछ पता होगा, तो स्मूथली स्टार्टिंग से उसको माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, उसको दिमाग में बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी जॉब के रिलेटेड, सब कुछ बता दिया गया उसको, आपकी जॉब कैसे रहेगी, क्या आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्फिडेंस रहेगा उसके अंदर, फास्टली एडजस्ट कर जाएगा वर्क एनवायरमेंट में, वो उसको सब कुछ बता दिया है। अगर उसको नहीं बताता तो भाई वो बड़ी देर में अडेप्ट कर पाता है सारी चीज़ें, पर उसको पहले बता दे तो फास्टली एडजस्टमेंट कर लेगा वो अपने आसपास कि भाई मेरे कैबिन रहेगा, मेरे को आपसे यहाँ बैठना है, ये वो मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, उसकी रिटेंशन बढ़ जाएगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा कंपनी को, उसको सब कुछ बता दिया है। अब वो ऐसा फील करेगा भाई सब कुछ मेरे को पता है, अब मैं आराम से यहाँ काम कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे को समझ आ गया, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ठीक है। डे 1 से उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, डे 1 से आपने पूरा अच्छे से गाइड कर दिया कंपनी के बारे में, उसको सब कुछ उसको पता है कंपनी का मिशन क्या है, तो उस मिशन पर काम करेगा, कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर काम करेगा। आपको बता दिया मैंने। प्रॉब्लम क्या आती है इंडक्शन प्रोग्राम में, भाई कई बार अच्छे से प्लानिंग नहीं करती है इंडक्शन प्रोग्राम भी, कई बार कंपनी क्या होती है इंडक्शन प्रोग्राम मतलब फॉर्मल ऐसे ही करा देती है टाइम पास में, बस है बस हमारे पास इंडक्शन प्रोग्राम ऐसे करके, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं करती, उसको प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो नहीं करती, तो थोड़ा बहुत उसको बता दिया, बाकी वो कर रहा है अपना काम, आधी चीज़ उसको बताई नहीं जो मेन है, ठीक है। तो उसको फिर वापस समझ नहीं आ रहा, तो फायदा नहीं इंडक्शन प्रोग्राम का, तो सेटिस्फाई नहीं रहता अपनी जॉब से। ओवरलोडिंग मतलब उसको इतनी इन्फॉर्मेशन बता देनी वो भी दिक्कत की बात है, ऐसा भी ना हो पूरे दिन उसको बिठा के इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जा रही दिमाग में उसके, ऐसा होगा ये करना ये नहीं करना, तो कन्फ्यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है।
और लैक ऑफ रिटेंशन ऑफ विद की स्टाफ। कई बार ऐसा होता है भाई वो प्रॉपरली नहीं सुन पा रहा होता है, नहीं समझ रहा होता है आपकी बात, या कई बार आप प्रॉपरली उसको समझा नहीं पा रहे होते हो, ठीक है। प्रॉपर मतलब जो समझा रहा है प्रेजेंटर उसकी कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी खराब होती हैं जो प्रॉपरली चीज़ें नहीं समझा पाता है, समझा पाता है तो ऐसी लैंग्वेज में समझाता है वो एग्रेसिव मोड में कि भाई सामने वाला भाई समझना नहीं चाहता उसकी बात। कई बार ऐसा होता है जो आपको प्रेजेंट कर रहा है सारी ये इन्फॉर्मेशन इंडक्शन प्रोग्राम में, आपको सब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप कई बार क्या होता है उसकी इतनी गंदी कम्युनिकेशन स्किल होती है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती और ना ही आप उसकी समझना चाहते हो कि आप वो बोलिए ऐसे भाई वे में रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय क्वायरी है उसको अगर एड्रेस नहीं करोगे भाई दिक्कत होगी। अगर उसको भाई कुछ जानना है कि हाँ मेरे को किससे ऑर्डर लेना पड़ेगा, किसको ऑर्डर देना पड़ेगा, उसने क्वेश्चन पूछा, अगर आपने क्वेश्चन उसका आंसर नहीं दिया भाई वो फिर वही है, समझ नहीं पाएगा चीज़ें, वही कंफ्यूज रहेगा। फिर फायदा क्या इंडक्शन प्रोग्राम का, उसकी नीड को अगर आपने इग्नोर कर तो भी दिक्कत रहेगी। उसको अच्छे से अनक्लियर एक्सप्लेनेशन दिया आपने तो भाई वो भी उसके लिए दिक्कत है, वो भी भाई अच्छा नहीं देगा, उसको समझ नहीं आया कुछ, और वो भी भाई फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर, समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी सब पता है। और अगर लिखा रहे ना क्या क्या वो होना चाहिए, मेजर्स कंडक्ट करने चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपको इसी को लिख देना है। यहाँ पर प्रॉब्लम मैंने लिख के दी क्या क्या प्रॉब्लम आती है इंडक्शन प्रोग्राम में। अगर आपके पास हो जाए क्या क्या मेजर्स हमें प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए कि हमारे इंडक्शन प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको इसी को पलट के लिख देना है क्या क्या मेजर्स हो गए। इसको जैसे यहाँ पर था कि आपको जैसे पर्पज़ है ये वगैरह है, मतलब कैसे आपको एफिशिएंटली, अगर आप इसलिए ये क्वेश्चन था जिसमें दिखाया हुआ था क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंडक्शन प्रोग्राम में, ठीक है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ना आनी चाहिए, मतलब एक इंडक्शन प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए कैसी कैसी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो इसी को पलट के लिख देना है आपको। यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम दिखाई है तो आप यही लिख देना ना कि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लिखा जाए कि क्या क्या क्वालिटीज़ एक अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम में होनी चाहिए तो आप ये लिख दोगे ना, इन चीज़ों को पलट के लिख दोगे। जैसे कि उसमें अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ओवरलोडिंग और इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो प्रॉब्लम दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम है कि ओवरलोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको उसको अच्छा बनाना, आपको दिखाना हमको ये तो प्रॉब्लम थी इंडक्शन में क्या आती है, और आपको ये दिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इंडक्शन में, मतलब आपको ऐसे दिखाना बहुत अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम कैसा होगा, तो आपको ये दिखा देना है कि प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए इंडक्शन प्रोसेस की, ठीक है। ओवरलोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टाइम अच्छा एलोकेट करना चाहिए, ऐसा नहीं जल्दबाजी में बता दिया उसको, ठीक है। और अच्छा अटेंशन अच्छा होना चाहिए की स्टाफ का, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंटर की, तो ये आप इसको पलट के लिख, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई गई है, इन प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करके लिख दोगे तो वो आपके वो बन जाएंगे मेजर्स बन जाएंगे जो आपको लेने चाहिए इंडक्शन प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। जैसे आपने समझा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, अगर आपके कभी पीछे इसको सही कैसे करना है तो आप कहोगे जैसे मेरे को हाथ में दर्द है, आपको कहेगा इसको सही कैसे करना है, तो हाथ में दर्द को सही करने के लिए क्या मैं दवाई ले लूँगा, समझ रहे हो ना। प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन बना सकते हैं आप, समझ गए होंगे आप मेरी बात। आप कॉलेज में आ गए हैं कि ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, अगर आपसे लिखा जाए प्रॉब्लम पूछिए अगर आपके तो आप सीधे लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए कंपनी को ताकि इंडक्शन प्रोग्राम अच्छा बन सके, सही बन सके, सही तरीके से हो सके, तो आपको इसको पलट के लिख देना है। अगर आपको प्रॉब्लम था भाई लैक ऑफ प्लानिंग है इंडक्शन प्रोग्राम में, ये प्रॉब्लम होती है, आपको सोल्यूशन में क्या लिख दोगे इसका। आपको पूछ रहा है कि अच्छे से कंडक्ट कराना है तो क्या करोगे, प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, ओवरलोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम होती है कंपनी के लिए, टाइम एलोकेशन अच्छा होना चाहिए जो एक प्रॉब्लम होती है, अगर कम टाइम प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम होती है। अगर उसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, अच्छा टाइम एलोकेट कर दोगे उसको, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम होती है तो अच्छा कर देना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। इसी को सॉल्व करके लिख दो तो एक वो पॉइंट्स भी बन जाएंगे आपके पास अपने आप कि क्या एफिशिएंट मेथड लेने चाहिए कंपनी को ताकि इंडक्शन प्रोग्राम अच्छा बन सके। सोशलाइजेशन एक वो होता है, देखिए इंडक्शन और सोशलाइजेशन काफ़ी मतलब काफ़ी तरह से सिमिलर होते हैं, ठीक है। और मतलब बस पता फर्क क्या होता है, इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब वो एक दो दिन तक के लिए होता है, मतलब कंपनी आपने ज्वाइन करी, आपको एक दो दिन तक के लिए काम थोड़ा कम कराया जाएगा, इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाएगा जिससे आपको समझाया जाएगा, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। पर सोशलाइजेशन होता है ना वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इंडक्शन में आपको शॉर्ट टर्म में वो कराएगा, कंपनी से फैमिलियर कराया गया, पर इंडक्शन प्रोग्राम इसमें सोशलाइजेशन में होता है लॉन्ग टर्म में कराया जाता है। आपको लॉन्ग टर्म में जाके आपको ये चीज़ समझ आती है धीरे धीरे समय के साथ, ठीक है। तो ये सेम काम इसका वही है, इंडक्शन कंपनी से इंट्रोड्यूस करना, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, क्या क्या समझना कंपनी के बारे में, ठीक है। पर ये शॉर्ट टर्म में होता है कि कुछ दिन ही चलता है, एक दो दिन ही चलता है, पर ये जो होता है लॉन्ग टर्म तक चलता है, कई सालों तक चलता है, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं चलता कई सालों तक, कई सालों में सोशलाइज होते हैं आप। सोशलाइज पता है ना, आपने बड़े भी सुना होगा यार, बाहर की दुनिया सोशलाइज होना चाहिए, लोगों को सोशलाइज होना चाहिए, आप घर में पड़े रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, घर बाहर सोशलाइज होना चाहिए, आपने वर्ड सुना होगा। सोशलाइज का मतलब यही होता है कि मतलब एक ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें कि एक नया एम्प्लॉय होता है, नई नई चीज़ें सीखता है, मतलब बिहेवियर कल्चर जो है कंपनी का सीखता है। इसमें लिखा भी है अनलाइक ओरिएंटेशन which is a short term introduction socialization help him become fully accepted and over the time। मतलब इसमें लिखा हुआ है ये ओरिएंटेशन की तरह नहीं है जो शॉर्ट टर्म का प्रोग्राम होता है, ठीक है।
सोशलाइजेशन होता है लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम होता है, धीरे मतलब लॉन्ग टर्म तक आपका चलता है। आपको कंडक्ट नहीं कराया जाता कि सोशलाइजेशन 1 साल तक कंडक्ट कराया जाएगा, कंडक्ट नहीं होता। सोशलाइजेशन वही होता है 1 साल तक आप काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, आप धीरे धीरे अपने आप अडेप्ट कर लोगे। ये कोई अब कंपनी अलग से इसका प्रोग्राम नहीं करा रही, कंपनी कंडक्ट करा दिया प्रोग्राम, नहीं। सोशलाइजेशन का मतलब होता है आप सोशलाइज हो जाते हो कुछ सालों में, कुछ महीनों में कंपनी में काम करते करते आप अपने आप उनके कल्चर में अडेप्ट हो जाते हो, उनकी वैल्यूज, उनके बिहेवियर, क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी, आप अपने आप सीख जाते हो चीज़ें, ठीक है। ये सिखाई नहीं जाती, लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा आप स्कूल में नया एडमिशन लिया है तो आपको ओरिएंटेशन कराते हैं पहले दिन, मतलब कंपनी मैम जो होती है इंट्रोडक्शन कराती है आपका स्टूडेंट से, आपका नाम वगैरह पूछते तो इंट्रोडक्शन होता है, आपको कहाँ बैठना है क्या करना है वो बताती है। पर सोशलाइजेशन आपको नहीं कराती, वो सोशलाइजेशन होती है वो अपने आप सीखते हो। आप स्कूल में 6 महीने 1 साल तक रहे, आप अपने आप सीख जाओगे कुछ चीज़ें, इस क्लास में कैसे क्या होता है, कौन बच्चा कैसा है, मेरे को किससे बात करनी होती है, किस मैम से क्या बोलना होता है, कौन सी मैम क्या काम कराती है, तो ये चीज़ें आप अपने आप सीखते हो, ठीक है। तो सोशलाइजेशन होता है। इसके प्रोसेस क्या होता है, एक तो प्री अराइवल स्टेज होता है कंपनी में आने से पहले, ये कंपनी में आने से पहले का स्टेज होता है, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाता पर आप फिर भी पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम द इंडिविजुअल फॉर्म्स एक्सपेक्टेशन, मतलब कंपनी में ज्वाइन करने से पहले की बात है। सोशलाइजेशन के 3 स्टेप होते हैं, एक कंपनी में ज्वाइन करने से पहले, एक कंपनी में ज्वाइन करते टाइम, और एक होता है कंपनी में ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। ज्वाइन करने से पहले कंपनी के बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन रहती है ज्वाइन करने से पहले कि भाई मेरी कैसी कंपनी होगी, क्या काम वर्क कल्चर होगा, क्या जॉब रोल होगा मेरा, क्या मतलब जो मेरे को वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन मिली थी, एडवर्टाइजमेंट मिली थी, क्या वो सच है कि नहीं है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है क्या फुलफिल होंगी नहीं होंगी। तो आप ये प्री अराइवल स्टेज, कंपनी में आने से पहले आपका ये स्टेज पर रहते हो आप, ठीक है। एनकाउंटर स्टेज, अब कंपनी में आप आ गए हो, अब इस स्टेज में आप कंपनी को एक्चुअली ज्वाइन करने के बाद आप एक्सपीरियंस करोगे रियल इन्वायरमेंट। पहले आपने एक्सपेक्टेशन करी है, एक्सपेक्टेशन थी पहले आपकी जो क्या ऐसा ऐसा हो सकता है, अब आप एक्सपीरियंस करोगे रियल इन्वायरमेंट। आप कंपनी के अंदर आ गए, अब आप रियल में देखोगे कैसी कैसी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्या वो हैं, क्या चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्या वो हैं, आप ये चीज़ें देखोगे। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो आप ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। और ये होता है जैसे फाइनल स्टेज वेयर कंपनी फुली अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय फुली अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहाँ आप एक्सपेक्टेशन करते हैं ऐसा ऐसा होगा, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, आप कुछ साल बाद आप फुली अडेप्ट कर जाओगे, ठीक है। अब एक स्टेज ये आएगा कि कुछ साल बाद आप फुली अडेप्ट कर जाओगे, आप कंपनी के बारे में सब समझ जाओगे, हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, एक्सपीरियंस में रियलिटी ये निकली मेरी, ठीक है। अब आप फुली अडेप्ट कर जाओगे, वो रियलिटी को आप फुली अडेप्ट कर लोगे, सारे कल्चर वगैरह उसको अडेप्ट कर लोगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका हो गया, इतना है नहीं, वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब एक बार नज़र मार लें, उस पर रीड कर लें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 7, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सबको पता है, इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं दूंगा ब्रीफ, क्योंकि भाई बेसिक चीज़ें भी समझाना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम रहता है, बच्चे इतना समझना चाहते भी नहीं क्योंकि चीज़ें, क्योंकि सबको पता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है। तो मैं हर चीज़ों को इतना डीपली नहीं समझाऊंगा, आपको पता होगा ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या होती है, बेसिक बिल्कुल चीज़ है। आप कॉमर्स के नहीं हो तो भी आप समझते होंगे। ट्रेनिंग में वही होता है भाई, आपको एक आपकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी के अंदर, बस वही होता है। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगा, आपको लर्निंग के पीरियड मिल जाएगा, सीखने की कॉस्ट रिड्यूस जाएगी, आपका ऐसे ऐसे मेथड आ जाएंगे जिससे कॉस्ट कम लगेगी, आप अच्छे से काम कर पाओगे, आपका मोरल मतलब बहुत हाई रहेगा, पर्सनल ग्रोथ होगी आपके डेवलपमेंट की, मतलब आपको ट्रेनिंग दी गई है तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी कि आपको भाई आप टेक्निकल बंदे के लिए आए थे कंपनी में, आपको ट्रेनिंग दी गई कि आप सीनियर बन गए उनके, समझ रहे हो ना, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी ना इसमें। आप तो भाई क्लर्क बन के आए थे, आपको ऐसी ट्रेनिंग दी गई कंपनी में, आप भाई अच्छी पोस्ट के लिए ट्रेन हो गए, आप समझ रहे हो, तो आपका अपना भी वो हुआ इसके अंदर, और डेवलपमेंट हुई, पर्सनल ग्रोथ भी हुई, ठीक है। कैसी कैसी ट्रेनिंग होती है, एक ओरिएंटेशनल ट्रेनिंग होती है, तो मैंने आपको बताया थी ओरिएंटेशन में क्या ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इंट्रोड्यूस कराता है, आपको सारा कुछ बताया, तो ये एक तरह की ट्रेनिंग ही होती है, समझ रहे हैं। आपको कोई भी चीज़ बताना ट्रेनिंग के अंडर ही आता है, कि आपको बता रहे हैं आपका ऐसा करना है, आपको ये करना है, उससे बात करनी है, यहाँ पे काम करना है, ये कैबिन है, ये भी आपको एक तरह से ट्रेनिंग जाती है, बस एक वर्बल ट्रेनिंग है, ठीक है। एक होती है जॉब ट्रेनिंग, इस प्रोसेस में आपको इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एम्प्लॉय स्पेसिफिक, इस प्रोसेस में आपको स्पेसिफिक स्किल नॉलेज और टास्क समझाया जाता है ताकि आप जो जॉब है कंपनी में उसको एफिशिएंटली कर सको, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, आपको इक्विपमेंट यूज़ करना सिखाया जाता है, प्रोसेसर कैसे फॉलो करने वो बताया जाता है, कैसे इंटरेक्ट करना है कस्टमर्स के साथ, ये सिखाया जाता है, मतलब क्या काम है, क्या सॉफ्टवेयर कैसे चलाने, सब कुछ सिखाया जाता है। मतलब जॉब की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब एक तरह समझ रहे हैं ना, जॉब आप कर रहे हैं, जो आप करने आए हैं उस जॉब की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप टेक्निकल उसकी काम करना है, टेक्निकल पोस्ट की काम करना है, तो आपको टेक्निकल पोस्ट के रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है, जॉब ट्रेनिंग है टेक्निकल पोस्ट की, वो आपको सब दी जाएगी, ठीक है। सब बताया जाएगा कैसे कैसे आप काम करना है, क्या करना है। सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, सेफ्टी ट्रेनिंग भाई इसीलिए दी जाती है ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे, कि ऐसा नहीं है भाई आते आपको भाई मशीनरी चलानी सिखा दी, चलो चलाओ मशीन, ऐसा नहीं होता। सेफ्टी ट्रेनिंग भी उसके बाद दी जाती है कि कैसे आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्या क्या आपको गियर्स पहनने का, क्या आपको वो इक्विपमेंट्स वियर करने पहनने हैं ताकि आपकी सेफ्टी भी बनी रहे, तो उसकी भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है बस कंपनी ने मशीन चलाना सिखा दिया आपको, आप अपने आप चलाते रहो, अपने आप सीखो कैसे करना है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपको सेफ्टी भी करनी सिखाई जाती है अपनी, कैसे आपको अपनी सेफ्टी भी करनी है, क्योंकि मशीन चलाते टाइम काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, काफ़ी मतलब डैमेज आपको पहुँच सकता है, तो
तो आपको ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग में दी जाती है। प्रमोशनल ट्रेनिंग वो होती है जिसमें आपको आपसे हायर पोस्ट की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आप लगा लीजिए आप क्लर्क है, क्लर्क से आपको मैनेजर बनने की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। आज आप क्लर्क है, आपको प्रमोशनल ट्रेनिंग जाएगी क्लर्क लेवल की, उसकी मैनेजर लेवल की। आप क्लर्क तो अभी हैं, आपको प्रमोशन मतलब प्रमोशन कहाँ मिलेगा आपको, आपकी हायर पोस्ट में मिलेगा। क्लर्क से हायर पोस्ट मैनेजर लगा लीजिए आप, तो आपको मैनेजर लेवल की जब ट्रेनिंग देंगे ना तो आप समझ लेना वो आपको प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको जो प्रमोशन मिलेगा ना उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि आज आप क्लर्क हैं, आपके ऊपर आपको जो प्रमोशन मिलेगा आप तभी मैनेजर बनेंगे, ठीक है। तो आपको मैनेजर बनने की ट्रेनिंग अगर आज दी जा रही है तो आप समझ लीजिए आपको प्रमोशनल ट्रेनिंग मिल रही है, प्रमोशन के लिए आपको ट्रेनिंग मिल रही है। आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें ये लिखा है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। इसमें ऐसा तो ये नए एम्प्लॉय को नहीं देती, मतलब ट्रेनिंग खास कर दी जाती है नए बंदों को जो नए नए ज्वाइन करें। रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है कई बार जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉय, उनको भी दी जाती है कैसे काम सही तरीके से करना है। कई बार कंपनी में बंदे ऐसे होते हैं काम तो कर रहे हैं काफी तरह से कर रहे हैं पर वो कुछ सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। मतलब 5 काम में 4 काम सही कर रहे हैं, मतलब 4 काम सही कर रहे हैं पर 5वां काम वो काम तो कर रहे हैं, उनको आता है कैसे करना है पर उनका मेथड सही नहीं है, ठीक है। मैथ करने का तरीका सही नहीं है, कुछ उनकी बैड हैबिट है वो सही करनी है। कुछ आपने देखा भाई कई सालों में हमने एनालिसिस करा, कुछ उसकी बैड हैबिट है काम करते हुए, अच्छे से काम को हैंडल नहीं करता है, ये ऐसे इग्नोर कर देता है कुछ चीज़ों को इसमें, ठीक है। अप टू डेट नहीं रहता है, मतलब प्रोसीजर जो चेंज कर दिया हम उसको अडेप्ट नहीं करता है। तो आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग देते हैं, रिफ्रेशर का मतलब यही है, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। आप समझ रहे हैं, इससे आप याद कर सकते हैं कि उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं कि भाई सही से कैसे काम करना है। आप काम कर रहे हैं, आपको काम करना आता है, पर रिफ्रेशर में आपको दोबारा से रिफ्रेश करा जाएगा आपकी मेमोरी को, भाई इस काम को सही से करना कैसा होता है, ठीक है। कर तो आप वैसे भी रहे हैं पर इसको सही से करना, आपको भाई नॉलेज आपकी अपडेट करना, जो आपको आता है उसमें आपको 2 चीज़ें और ऐड करके आपकी नॉलेज अपडेट करना, आपको सही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। आपकी जो बैड हैबिट है उसको सही करना, आप काम तो कर रहे हैं पर आप कुछ बैड हैबिट कर रहे होंगे, कुछ आप चीज़ें इग्नोर कर रहे होंगे, तो आपको दोबारा सिखाया जाएगा भाई ऐसे से करना होता है। कर तो आप रहे हैं पर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं उसमें, ठीक है। रेमेडियल ट्रेनिंग ये होती है भाई जिसमें कि ना कुछ रेमेडीज, आप समझते हैं रेमेडीज क्या होती है। रेमेडीज होती है किसी चीज़ से ओवरकम करना, किसी चीज़ से मतलब निकलना बाहर, उसके लिए ये ट्रेनिंग उसी लिए होती है। मतलब कुछ ऐसी कंपनी प्रॉब्लम आती है जिसको सही करने के लिए रेमेडियल ट्रेनिंग दी जाती है, टू ओवरकम शॉर्टकमिंग्स इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉय। मतलब ओल्ड एम्प्लॉय है पर कुछ चीज़ों में दिक्कत कर रहा है। सम ऑफ द एक्सपीरियंस एम्प्लॉय माइट हैव पिक्ड द अप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। आप समझ होंगे picked up appropriate method style of working such employee identify correct work method procedure and talk to them, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना उनको रेमेडीज सिखाई जाती है कैसे सही तरीके से काम करना है। यहाँ पर भी यही था पर इसमें मेथड सिखाया जाता है, मतलब समझा जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको सही करनी है, आप कुछ गलती कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कुछ उसको मेथड नहीं सिखाया जाते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं काम सही कर रहे हैं पर मेथड आपको गलत है करने का। आपको एक काम करना होता है कि आपका लगा लीजिए कि आपको एक काम करना है, आपको एक फाइल बनानी है, फाइल में आपको पहले इसका स्टैंप लगाना होता है, फिर आपको उसके सिग्नेचर कराना होता है, फिर ये फाइल सबमिट होती है। पर आप कई बार क्या कर रहे हैं, आपने अपना साइन कर दिया सीधे सबमिट कर दी फाइल, तो क्या मेथड गलत है आपका। तो इसमें अनअप्रोप्रिएट मेथड होता है ना, उसको सही करने के लिए आपको एप्रोप्रिएट मेथड सिखाया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। रेमेडीज समझते हैं, रेमेडीज एक पर्टिकुलर डिजीज को या किसी चीज़ को दिक्कत को वो करते टारगेट करती है रेमेडी, ठीक है। तो ऐसी रेमेडिकल ट्रेनिंग होती है, ये भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आप कर रहे हैं कंपनी के अंदर दिक्कत कर रहे हैं, काम गलत कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को सही करने के लिए दी जाती है। सेंसिटिव ट्रेनिंग, सेंसिटिव कैसे होता है आपका, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें यही सिखाया जाता है सेंसिटिव ट्रेनिंग में, सेंसिटिव जो आपका बिहेवियर है उसको ट्रेन कराता है कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप कैसे और लोगों को अपने वर्ड से आप डैमेज भी कर सकते हैं, आप मतलब डैमेज इन द सेंस आप मेंटली उनको इफेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब इसमें ना बातचीत करना, कैसे औरों को रिस्पेक्ट करना है, कैसे औरों की बात सुननी है, कैसे इंटरेक्ट करना है, वो जब सिखाया जाता है। आप इसे याद सेंसिटिव से क्या होता है, सेंसिटिव लोगों का क्या होता है, मेंटल स्टेट सेंसिटिव होती है कई लोगों की, ठीक है। वो बातें सुन के मतलब वो इफेक्ट कर जाते हैं, मतलब आपने उनसे थोड़ा रूड बिहेवियर में बोल दिया, आपका इंटेंशन नहीं था पर आपके मुंह से ऐसे निकल गया, आपके फ्लो में ऐसा बोल दिया, वो कई लोग सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनके बात लग जाती है दिमाग में। तो उसमें यही सिखाया जाता है कि कैसे आपके वर्ड्स जो है इफेक्ट करते हैं अदर को, आपकी वर्क प्लेस पर कैसे और लोगों को इफेक्ट करते हैं। तो सेंसिटिव ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कैसे आपको बात करनी चाहिए, कैसे आपको और रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए और लोग रिगार्डिंग, ठीक है, और कैसे आपको क्या मतलब कैसे आपको सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। ट्रेनिंग की नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हाँ हमको ट्रेनिंग की नीड है, ये कैसे पता करते हैं, ठीक है। इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। आप बेसिक अपना दिमाग भी लगाओगे, आपको याद भी नहीं है ना, आप फिर भी अपना दिमाग लगाओगे ना, आपके दिमाग में आ जाएगी चीज़ें। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लगा लीजिए आप मैनेजर कंपनी में, आपको कैसे पता करना है कि हाँ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की नीड है, ठीक है, उसका प्रोसेस लिखा है। सबसे पहले आप कंपनी एनालाइज करोगे, भाई कंपनी में क्या काम हो रहा है, सबसे पहले यही होता है कंपनी में क्या काम हो रहा है, क्या मतलब काम कर रही है कंपनी, हमारे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है कंपनी में, मतलब क्या डिफरेंट लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है कंपनी में, कौन क्या काम कर रहा है, सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको
क्लोजली स्पेसिफिक, मतलब फिर आपको एक स्पेसिफिक जॉब को टारगेट करना पड़ता है, ठीक है। आपको फिर देखना है स्पेसिफिक जॉब को, पहले आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म काम क्या हो रहा है। उसके बाद आप पर्टिकुलर एक टास्क को, किसी रोल को आप देखोगे कि वट टास्क आर पार्ट ऑफ जॉब की, मतलब अब जॉब के बारे में देखना आपको। पहले आपने कंपनी के बारे में देख लिया, कंपनी के भाई गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या चाहती है एम्प्लॉय से, आपने पहले ये समझ लिया हाँ ये चाहती है। फिर आपको कर लिया एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनमें स्किल्स नॉलेज है, पहले फिर आपने ये देख लिया। अब आप पर्सनली पर्सन को एनालाइज करोगे कि जो कंपनी को चाहिए ऐसा एम्प्लॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की नीड है। फिर आप ये देखोगे कि एम्प्लॉय जो है वो ट्रेन हो सकते हैं, अगर कर सकते हैं ट्रेन तो किस एरिया में ट्रेन कर सकते हैं कि हमको फिर ये देखना है कि जो हमारे पुअरली परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ है क्या ये रिप्लेस करे जा सकते हैं अदर वेज में। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आप कंपनी के बारे में जानो, कंपनी क्या चाहती है एम्प्लॉयज़ से, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही चाहती है एम्प्लॉयज़ से कंपनी, हमारे ऑब्जेक्टिव है बस ये कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज़ हमारी ये फुलफिल करा दे। पहले आप कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का एनालाइज करोगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कंपनी में क्या क्या काम हो रहे हैं। उसके बाद आप पर्सनली देखोगे कि जो ये काम हो रहे हैं, जो लोग हैं, मतलब आपकी कंपनी चाहती है कि लोग एम्प्लॉय ऐसे काम करें, और आपने टास्क और रोल एनालिसिस में ये देखा ये काम कुछ ऐसे हो रहा है, मतलब जो कंपनी चाहती है वैसे नहीं हो रहा। फिर पर्सनली एनालाइज करोगे कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं, क्या इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर इनको ट्रेन करा जा सकता है, अगर करा जा सकता है कैसे कैसे ट्रेन करा जा सकता है, ठीक है। अगर ये गलत काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या इनको रिप्लेस करा जा सकता है। सब ये बात सोचोगे, सोचने के बाद आप एक डिज़ाइन कर दोगे ट्रेनिंग का प्रोग्राम, समझ रहे हो। इसका प्रोसेस आ गया अलग से, ठीक है। ये तो प्रोसेस था कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कंपनी को ट्रेनिंग की नीड है कि नहीं है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया हाँ ट्रेनिंग की नीड है, अब आप क्या समझ लो आपने कर लिया कि भाई हाँ मेरे को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी यार, कंपनी में आपने सोच लिया हाँ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये नहीं पता किस में देनी पड़ेगी, पर हाँ एम्प्लॉय को जो मतलब करना चाहिए ना वो ऐसा नहीं कर पा रहे, जो मतलब कुछ अलग ही कर रहे हैं, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो आपको पता ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको। आप डिज़ाइन करोगे कैसे ट्रेनिंग दोगे, एक प्रोसेस होता है ना उसका भी, कि आपने सोच लिया हाँ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, देनी है। आप डिज़ाइन करोगे, पहले आप सोचोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करो, आइडेंटिफाई करोगे कहाँ ट्रेनिंग की नीड है, किसको ट्रेनिंग की नीड है, किसको क्या सिखाने की नीड है, किस डिपार्टमेंट को क्या बताने की नीड है, पहले आप ये सोचोगे, ठीक है। वही तो पहले पता होना चाहिए ट्रेनिंग देनी किसको है, किस काम की ट्रेनिंग देनी है, क्या सिखाना है उसको, पहले आप ये सोचोगे पहले पॉइंट में, ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, मैंने सोच लिया हाँ ट्रेनिंग देनी है इसको देनी है, अब ऑब्जेक्टिव बनाओगे कि ट्रेनिंग देनी किस चीज़ की है। आपने ये सोच लिया हाँ भाई ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इससे प्रॉपर आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने पहले पॉइंट में ये सोच लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि इस डिपार्टमेंट को देना है। अब आप ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव बनाओगे कि हाँ इस ऑब्जेक्ट को मैंने, मतलब इस डिपार्टमेंट को मेरे को ट्रेनिंग देनी तो है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए मेरा ट्रेनिंग देने का, मतलब मैं क्या चाहता हूँ इनसे ट्रेनिंग देने का, मतलब मेरा मोटिव क्या है इनको, क्या मेरे को इनका सही से इनको मेथड सिखाना है, क्या मेरे को क्या मतलब कराना है, ट्रेनिंग की नीड क्यों है। आपको ट्रेनिंग की नीड पता चल गई कि मेरे को ट्रेनिंग की नीड क्यों है, पर हम क्लियर गोल अब सेट करेंगे कि हमारे ट्रेनिंग का गोल क्या है। हम इनको ट्रेनिंग दे तो रहे हैं, हमने डिसाइड कर लिया हम इनको ट्रेनिंग देंगे, हमारा गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं इनसे, हम इनका मतलब आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, हम इनकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, हम इनकी स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं, हम इनकी दिक्कतें मतलब मिस्टेक जो कर रहे हैं उनको कम करना चाहते हैं, इनको नई स्किल्स सिखाना चाह रहे हैं। पहले डिसाइड तो करोगे ना भाई, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। स्पीड अगर इंप्रूव करना चाह रहे हो तो आप उसको वैसे ट्रेनिंग दोगे ताकि उसको स्पीड इंप्रूव हो, उसको नई स्किल सिखानी तो आपको उसको अलग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो आपको फिर ये सोच लिया हाँ भाई इसको ऐसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमारा ये ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर आप ऑर्गेनाइज करा दोगे ट्रेनिंग का प्रोग्राम, ठीक है। आपको पता होगा बाकी लिखा हुआ है, आपने सोच लिया किसको ट्रेनिंग, मतलब आपने पहले देखा ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की नीड है कि नहीं है, आपने देखा हाँ नीड है भाई, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नीड है या इस एम्प्लॉयज को नीड है, ठीक है। आपने सोच लिया अब उसको ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव बनाना, इसको ट्रेनिंग देता रहा हूँ, किस तरह की ट्रेनिंग दूँ इसको, मतलब मिस्टेक कम कराने की ट्रेनिंग दूँ इसको, स्पीड बढ़ाने की ट्रेनिंग दूँ, नई स्किल सिखाने की ट्रेनिंग दूँ, क्या ट्रेनिंग दूँ। थर्ड में आप क्या करोगे, आपने सोच लिया इसको ट्रेनिंग देनी है, इसको ऐसे ट्रेनिंग देनी है, अब थर्ड में आप ट्रेनिंग दोगे उसको, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। थर्ड में ऑर्गेनाइज करा लिया, ट्रेनिंग उसको दे दी। अब आप इवैल्यूएशन करोगे कि जो मैंने ट्रेनिंग दी है क्या वो सही से काम कर रही है, जो मैंने ट्रेनिंग उसको दी है क्या वो फुली अडेप्ट हो गया उस बात से जो मैंने उसको सिखाई है, ठीक है। अब आप उसकी बातों को देखोगे, आप उसको काम को टेस्ट करोगे, क्या मैंने सिखाया वो काम को अडेप्ट कर रहा है, वो जो बात जो मैंने इसको बताई है सिखाई है मेथड सिखाए हैं क्या सही से कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कर पा रहा है थोड़े बहुत उसको एक्सप्लेन करोगे और चीज़ें, ठीक है। इवैल्यूएशन हर प्रोसेस में होता है बिजनेस में, आपको एंड में बिजनेस की कोई किताब होगी आपकी बुक होगी उसमें सारे प्रोसेस में एंड में इवैल्यूएशन आता ही आता है, क्योंकि मैनेजर खाली नहीं बैठता है, वो इवैल्यूएट करता रहता है चीज़ को, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी वो काम करता रहता है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, क्या क्या मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, ये भी आपने 12th पढ़े, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसको, ठीक है। पढ़े क्योंकि आपने, एक तो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग कि आपको जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपने कंपनी में ज्वाइन कर लिया, आपको कह दिया भाई आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब आपको काम करते करते सिखाया जाएगा, आपको काम पर बिठा दिया जाएगा, आपको थोड़ा बहुत करके दिखाया जाएगा, फिर आप खुद कर लोगे उसे, ठीक है। आपको एक अंडर द सुपरविजन आपको कराया जाएगा, लिखा हुआ है कि दे गेन स्किल्स एंड नॉलेज बाय वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस को वर्कर, मतलब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का समझ रहे हो ना, मतलब ऑन द जॉब
मतलब काम करते टाइम आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं आपसे काम नहीं करा रहे उस टाइम पे, नहीं है, आपको काम पे बिठा देंगे, आपको यहाँ पे काम पे बैठ जाओ, पहले बता रहे हैं ऐसे ऐसे काम करो। मतलब आपको ट्रेनिंग काम करते करते ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपको समझ रहे हैं ना। टेक्निकल पोस्ट पे आपको बिठा दिया, आपको सिखाया ऐसे रहे हैं, आपको बिठा दिया, आपने मशीनरी हाथ में ले लिया, आप कह दिया हाँ ऐसे करो, इसमें ऐसे सिखाओ, इसको मशीनरी को ऐसे खोलते हैं ऐसे खोलते हैं। मतलब काम करते करते आपको सिखाएंगे, अलग से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप करते करते आप जो काम करने के लिए कंपनी में आए हैं वो काम करते करते आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही होती है। एक जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होती है, जिसमें भाई एक इंस्ट्रक्टर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको ना स्टेप बाय स्टेप बता दिया होता है कैसे कैसे कराना है। ट्रेनर को पहले जो ट्रेनर होता है पहले करके दिखाता है उस काम को। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन वो देता है ट्रेनर जो होता है, पहले ट्रेनर जो होता है इसमें पहले खुद करके दिखाता है अच्छी सारी चीज़ें, लिखा हुआ है। पहले जो ट्रेनर होता है फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है टास्क को, पहले वो खुद करके दिखाता है, एक्सप्लेन करता है कैसे कैसे होगा, सारी कुछ चीज़ें बताता है। उसके बाद ट्रेनर पीछे हट जाता है, ट्रेनर कहता है, और पहले नहीं, पहले ट्रेनर समझा दिया, सारी चीज़ बता दी, ऐसे ऐसे होता है, ये करना होता है, ऐसे ऐसे होता है, बता दिया। एम्प्लॉय जो मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनर मतलब ट्रेनी है जो ट्रेनिंग ले रहा है, वो पहले पूरी केयरफुली सुनेगा, हाँ भाई सर क्या बता रहे हैं, जो मेरे को ट्रेनिंग दे रहा है एक्सपीरियंस बंदा है, क्या मेरे को सिखा रहा है, पहले बंदा पूरी सुनेगा। उसके बाद ट्रेनर जो होगा वो पीछे हट जाएगा, अब कहेगा मैंने आपको बता दिया, अब आप करके दिखाओ मेरे को, ये आप करो, फिर वो आप करोगे, फिर आपकी सही वो आप करोगे, वो देखेगा सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा होता है कोचिंग का, तो आपको पता है कोचिंग में क्या होता है, आपको चीज़ सिखाई जाती है ना, कोचिंग आप कोचिंग क्लास जाते हो, क्या करा जाता है, आपको सिखाया जाता है, थ्योरी नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। ऐसा यहाँ पर है कि यहाँ पर एक सुपरविजन के अंदर आपको एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपको आपके साथ में साथ काम करता है, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है, सपोर्ट करता है, फीडबैक लेता है आपका, ठीक है। तो आपको पता होगा कोचिंग से आप अपना ट्यूशन वाली कोचिंग भी समझ सकते हैं। ट्यूशन कोचिंग में आप जाते हैं, क्या करते हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ने में, आपसे फीडबैक लेते हैं कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसी कोचिंग में भी यही होता है, आप इसमें भी कोचिंग जाते हैं। मेंटरिंग का मतलब क्या होता है, किसी मेंटरिंग मतलब सपोर्ट करना, मतलब मेंटली उसको सपोर्ट करना। मेंटर हेल्प्स द मेंटी, जो मेंटर है, जो उसका स्टूडेंट है, जो उसकी मेंटरशिप ले रहा है, उसको कैरियर डेवलपमेंट के बारे में बताएगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है वो बताएगा, प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे, मतलब मेंटरशिप का मतलब करना, सुना होगा मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं लोग कि उसकी मेंटरशिप ले रखी है, उसकी मेंटरशिप ले रखी है, तो उसमें बस ये अपना ना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी चाहिए, क्या आपको राइट पाथ चूज करना चाहिए, किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए मेंटरशिप में। जॉब रोटेशन, कई बार कंपनी होती है ना जॉब रोटेट करती है, रोटेट का मतलब क्या हो रहा है, चेंज करना हो रहा है ना। कई बार कंपनी क्या होती है, एम्प्लॉय को है दूसरे रोल बिठा देती है, मतलब वो टेक्निकल काम का बंदा है, उसको मशीनरी रिपेयर करना आता है, पर कई बार ना कंपनी उसको उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जो काम होता है उसमें बिठा देती है, ताकि उसको उसकी भी नॉलेज हो सके। जैसे कंपनी का एक बंदा, उसको मशीनरी वो रिपेयर करना आता है, पर कंपनी क्या होगी ना, एक कंप्यूटर रिपेयर, मतलब उसके साथ कह रहा हूँ मैं, आप उसको इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग का काम सिखाने लगा, तो क्या करोगे, आपने कहा हाँ भाई तेरे को ये तो आती है, अब तेरी जॉब रोटेट कर रहे हैं, मतलब तेरे को दूसरी पोस्ट बिठा रहे हैं हम, ठीक है। उसको कह दोगे भाई जा, अब जाके दूसरे रोल देख अपने, ठीक है, कंपनी के अंदर दूसरे रोल अपना सीख अपने जाके, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट बिठा दोगे आप, तो कहोगे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट जाके बैठ जा, ठीक है, वहाँ पर डिपार्टमेंट जाके बैठ जाएगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वहाँ पर की स्किल सीखेगा आपको, ठीक है। आपने क्या करा, उसको एक स्किल आ चुकी है, आपने क्या करा, आपने उसको उसकी जॉब रोटेट कर दी, दूसरे डिपार्टमेंट में उसको बिठा दिया, अब वो दूसरे डिपार्टमेंट में बैठ के अब वहाँ की चीज़ सीख रहा है, ठीक है। सीख रहा है ना, एट द एंड सब कुछ सीख ही रहा है ना, तो ट्रेनिंग के मेथड के अंदर ही आता है। ये भी एक ट्रेनिंग का मेथड होता है सिखाने का, एक होता है समझाना, एक होता है उसको सीधा उसकी जॉब ही बदल दी उसकी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चेंज कर दिया, वो टेक्निकल बंदा है उसको कंप्यूटर बिठा दिया, ऐसा नहीं है, उसको मतलब उसके रिलेटेड आसपास की जॉब पे बिठा दिया जाता है कि भाई अब ये सीखना है आपको, ठीक है। ये भी ट्रेनिंग का मेथड है। अप्रेंटिसशिप आपने पढ़ा होगा भाई, कहाँ पे अप्रेंटिसशिप मिल गई, कहीं अप्रेंटिसशिप मिल जाए मेरे को, मतलब कम आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का ट्रेन होती है। मतलब आपने जैसे कि आप लगा लीजिए, आपको अप्रेंटिसशिप ज़्यादातर मिलती है, कॉलेज की डिग्रीज होती है ना, रेगुलर से करते हैं, तो वहाँ पर मिलती है कि आपने MBA वगैरह करा हुआ है, तो आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाती है, कॉलेज भी यार प्रोवाइड करे तो आपको मिल जाती है, जिसमें कि आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज इतने साल तक पढ़ी है ना, थ्योरी में जो आपने पढ़ा, अच्छा MBA ऐसा होता है, डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, ये सेल्स मैनेजमेंट ये होती है, जो भी आपने सीखा MBA के अंदर, थ्योरेटिकल नॉलेज सीखी, आपने किताबी भाषा सीखी अभी, पर अब वो किताबी भाषा को, थ्योरेटिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती हैं, वही किताबी भाषा वाली चीज़ों की। तो अप्रेंटिसशिप में यही होता है, जो आपने क्लासरूम में सीखा है ना, उसको कंबाइन कर दिया जाता है आप पे काम से। जो आपने किताब में आज तक पढ़ा था कि हाँ मशीनरी ऐसी होती है, आज हम अच्छा सेल्स डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है, प्रमोशनल डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है, जो भी आपने सीखा ही है, अब आपने ये तो किताबों में सीखा पढ़ा याद करा, अब आपको इसी में बिठा देंगे कि ये लो अब ये काम करो, सेल्स डिपार्टमेंट बैठो, यहाँ पर प्रमोशनल डिपार्टमेंट बैठो, अब काम करो। तो आपने क्या करा, आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज आज तक पढ़ी है, थ्योरेटिकल नॉलेज आज तक गेन करिए, आप उसका यूज़ करके आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, तो अप्रेंटिसशिप में आते हैं। कमिटी असाइनमेंट ये होता है, आपकी कमिटी बना दी जाएगी, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, ग्रुप बना दिया जाता है, ये मान सकते हैं, और ग्रुप में आपको टास्क दे दिया जाएगा कि
ठीक है, आप साथ में काम करो, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट एक मेंबर हो इस कमेटी का, ठीक है, आपके अंदर टैलेंट भी एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, आप इस कमेटी के अंदर बैठो और सबको एक टास्क दे दिया जाएगा, मतलब एक कमेटी को ओवरऑल टास्क दे दिया जाएगा, आपका ये टास्क है, अब उस कमेटी को अपने आप करना है, टास्क अपने आप देखना है भाई अब मैं कौन सा टास्क कौन करेगा। आपको टास्क दे दिया भाई कि आपको ना ऐसे ऐसे ये सेल्स डिपार्टमेंट ने ऐसे ऐसे आपको प्रमोशन करना है, ठीक है, आपको ये बता दिया प्रमोशन डिपार्टमेंट ने कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अब आपको अपने आप सोचना है, आपके 5 लोग हैं आपके अंदर से, हमको ओवरऑल टास्क मिल गया भाई, हमको प्रमोशनल डिपार्टमेंट में एक प्रमोशन करना है कंपनी का। अब आप अपने आप सोचो कि कौन उसमें प्रमोशन के लिए हेडिंग बनाएगा, कौन स्ट्रेटेजी चुनेगा, कौन मतलब मेथड चुनेगा कैसे करना चाहिए, कौन प्लेटफॉर्म चुनेगा कहाँ पे प्रमोशन करना चाहिए, मतलब अपने आप अपने वो कर लोगे, अपने ग्रुप में आप अपने आप काम को डिवाइड कर लोगे, तो कमेटी असाइनमेंट होता है। कमेटी को पूरा आप पूरे ग्रुप को एक दे दिया मोटिव कि आपको ये करना है, ऑब्जेक्टिव आपको ये करना है कंप्लीट आपको, ठीक है। अब आप अपने आप उस टीम में टीम फॉर्म करोगे, ठीक है, टीम के अंदर काम डिवाइड करोगे, सब कुछ करोगे, तो वो आपको कमेटी असाइनमेंट के अंदर। वेस्टिबल ट्रेनिंग ये होता है, आपको ट्रेनिंग जाती है अलग जगह पर, एक कंपनी से अलग जगह पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा 12th में, जैसे कि आप लगा लीजिए मशीनरी रिपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कंपनी के अंदर काम ना करा के एक अलग से जगह दे देती है कि वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। कई बार ऐसे होती है कंपनी के अंदर भाई काफ़ी मतलब कॉस्टली मशीनरी होती है, काफ़ी महंगी मशीनरी होती है, अगर आपको वहाँ मशीन सही करने के लिए ट्रेनिंग देने लग गए, आपने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा एक झटके में, ठीक है। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग में ये होता है, आपको एक डमी लोकेशन बना देते हैं, मतलब कंपनी जैसी है ना, जैसी मशीनरी कंपनी के पास जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, मतलब कंपनी से अलग, ताकि आप कंपनी के अंदर काम ना करो, कंपनी के अंदर काम करने का आपसे दिक्कत हो जाए, क्या पता करोड़ों का नुकसान हो जाए कंपनी का। इसलिए कंपनी डमी मशीन्स खरीद लेती हैं, डमी एक एरिया खरीद लेती है, ताकि पूरा मतलब कंपनी ऐसा एनवायरनमेंट बना देगी, कंपनी बिल्कुल ऐसा लगेगा कंपनी आपकी, ठीक है, मशीनरी बिल्कुल सेम टू सेम होगी पर वो डमी होगी, ठीक है। वहाँ पर आपको सिखाया था, मतलब वहाँ पर नहीं सिखाया जाता जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, आपको कुछ अलग जगह पर ले जाया जाता है, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट वहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट जैसा होता है, पर रियल जॉब में ट्रेन करने से बढ़िया होता है। वो आपको सेम वैसी एक डमी जगह बना देते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप कुछ गलती करें भी तो सारा कुछ डमी है यहाँ पर, ठीक है, कोई हमको दिक्कत लॉस नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपको असली मशीन पर ट्रेन कराएंगे भाई, आप कभी भी कोई दिक्कत कर सकते हो क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपको आता नहीं इतना, तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए वेस्टिबल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको बिल्कुल सेम आपको लगे कि भाई मैं सेम वही जगह काम कर रहा हूँ, पर आप वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, आप अलग जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यही है जिसमें नई स्किल सिखाई जाती हैं जॉब से बाहर, जो आपका एक्चुअल वर्क प्लेस है वहाँ पर ना सिखाया जाके आपको ट्रेनिंग देती है बाहर, अटेंड कराई थी क्लास, वर्कशॉप, सेमिनार, इसमें क्या प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रेन कराई जा रही थी आपको। जैसे सेम टूल मशीनरी खरीद ली कंपनी ने, सेम इक्विपमेंट खरीद ली, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करा रही कैसे काम करना है, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, मतलब आपको वर्कशॉप अटेंड कराए जाएंगे, आपको सेमिनार दिए जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे सेपरेट जगह पर, लोकेशन जो भी आपकी सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आपको दिया जाएगा, कंपनी के अंदर नहीं दिया जाएगा, कंपनी से अलग। अंडर द जॉब ट्रेनिंग आपको रोल प्ले कराया जाएगा, मतलब एक ये भी होता है, ये तो थी जॉब ट्रेनिंग वैसे वाले मेथड, ये अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर भी आता है, कंपनी से अलग रखी कैसे ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। उसमें एक रोल प्लेइंग, आपको एक रोल दे देंगे कि आप अच्छा आप प्रमोशनल डिपार्टमेंट के हेड है, बताइए आप हमारा 15% सेल्स में कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। आपको एक तो रोल प्ले करने को कहते हैं कि आप भाई मैनेजर हैं आज के लिए, बताइए आप क्या करेंगे, तो आपको रोल प्ले करने का बोल दिया ना कि आप मैनेजर का रोल प्ले करेंगे आप, ठीक है, आप करिए कैसे काम करेंगे। आपको लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस दिए जाते हैं, उसमें आपको समझाया जाता है सारा काम, आपको केस स्टडी दी जाती है, भाई ऐसा ऐसा केस स्टडी है, हमारी कंपनी के साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा डिफेमेशन हो गया हमारी कंपनी के साथ, अब हमको प्रमोशन के थ्रू, हमारे PR के थ्रू हमारी इमेज बढ़ानी है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको केस स्टडी दी थी कि ऐसे ऐसे सिनेरियो, ऐसे ऐसे सब है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन निकालोगे आपका, तो केस स्टडी कई बार दी जाती है आपको ताकि आप उस कंपनी में ट्रेनिंग कर सको, मतलब उसमें वही है ना, आप अपना दिमाग लगाओगे उसमें, तो एक तरह की ट्रेनिंग ही मिल रही है। बेनिफिट ट्रेनिंग क्या होती है मैं बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, बिल्कुल लिखी हुई यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप अपने आप पढ़ सकते हैं, मैं पॉइंट लिख के लाया हूँ। मैं फिर से वही कह रहा हूँ भाई, ऐसा मत लिख के आ जाना, क्वेश्चन में लिखा ना बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, तो ये मत लिख के आ जाना 10 मिनट की चीज़, ये 5 मिनट ऐसे ऐसे मत लिख के आ जाना, ये मैं सिर्फ मैंने हेडिंग दिया आपको बनाना अपने आप है आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट है तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन लिख के रहा हूँ और आप याद करो, वो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, आप याद करके जा भी नहीं सकते 16 चैप्टर, ठीक है। तो आपको सिर्फ हेडिंग दी हुई है मैंने कि यहाँ पर ये स्किल्स इंप्रूव करो, तो उसके आगे आपको अपने आप लिखना है इसका बना के, तो हेडिंग हो गई, स्किल इंप्रूव करना है आपको अपने आप करना है। ट्रेनिंग जो होती है वो बंदे की स्किल इंप्रूव करती है, जो उसको नॉलेज चाहिए होती है, मतलब कंपनी जो रिक्वायरमेंट होती है स्किल्स की, वो स्किल्स उसको दी जाती है ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉय को, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सेकंड पॉइंट ये आता है, तो उसके अंदर लिखोगे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, वो काम करना सीख जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, तो अपने आप इसको एक्सप्लेन भी करने सब पॉइंट्स को, ऐसा नहीं है सेम टू सेम में सारे हेडिंग लिख के आ जाओ, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को क्या ट्रेनिंग होती है भाई, एक तो उसकी जॉब नॉलेज बढ़ गई, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, चांसेस बढ़ गए उसके प्रमोशन, उसको नई स्किल्स आती हैं तो प्रमोशन के चांसेस बढ़ गए, स्ट्रेस कम हो जाएगा उसको, क्योंकि सारा काम आता है उसको। एसेंशियल्स क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, ये तो भाई आपको पता ही होगा, एक ट्रेनिंग प्लान को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए भाई, ट्रेनिंग प्लान अच्छे से कंडक्ट कराना जाना चाहिए, सारे उसको नॉलेज दी जानी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ों को समझाया जानी चाहिए,
ट्रेनर जो होने चाहिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी समझा रहा है उसको आता खुद को नहीं है वो समझाने लगा है, ठीक है। सूटेबल ट्रेनिंग मेथड, अच्छा ट्रेनिंग मेथड लेना चाहिए जो कि कंपनीज में समझा सके, ठीक है। बंदे को जो भी ट्रेनिंग जिसको दे रहे हैं वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं चीज़ें, आपको समझ जाएंगे, ठीक है। रीट्रेनिंग क्या भाई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो है उसको दोबारा से ट्रेनिंग को रीट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। अब आ गए हम 8th चैप्टर पे, ठीक है। 8th चैप्टर पे आ गए। अब 8th चैप्टर जो है इसको शुरू करते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 8 है न्यू कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। इसमें भी कुछ कंसेप्ट बताए हैं ट्रेनिंग के, कैसे कैसे देते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसका मतलब ये होता है पहला जो है मीनिंग लर्निंग बाय डूइंग एक्चुअल वर्क। ये भैया ऊपर जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, वैसे सिमिलर सा होता है ये, बस इसका नाम अलग है, बस आप ऐसे याद कर सकते हैं, वही बात है इसमें। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वही है, अपना उसको सीधा काम कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसको। ऐसा ना टेक्निकल बंदे का काम है तो उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी है, तो उसको ट्रेनिंग देंगे नहीं, उसको कहेंगे सीधा तू काम करने लग, वहीं सीख जाएगा काम, तो उसको ये कहते हैं सीधा काम करने लग, हैंड्स अपना हैंड्स यूज कर ट्रेनिंग में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो काम है वो एक्चुअली काम करने लग जाओ आप, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग, आपको समझाया नहीं जाएगा, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, इससे बढ़िया है आप जो है काम करने लग जाओ, आपको वहीं पे सुपरविजन जो होगा वो दिया जाएगा, आपको वहीं सिखा दिया जाएगा काम करते करते, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आपको उठा के सेमिनार कंडक्ट कराएंगे हम, ठीक है, आपको काम करते करते सिखाया जाएगा, तो वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को ये कहते हैं। उसके आपको ये भी लिखा होगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग वही ई का मतलब भी समझ गए होंगे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब आपको ऑनलाइन समझाया जाएगा। मतलब ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग मतलब ऑनलाइन आपको कंप्यूटर के अंदर आपको क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के अंदर आपकी जूम मीटिंग में आपको समझाया जाएगा, ऑनलाइन आपको कोर्स बेचे जाएंगे, कोर्स समझाए जाएंगे, तो ऑनलाइन समझाने का ऑनलाइन ट्रेनिंग देने को ये ट्रेनिंग कहते हैं। बस ये इसका एडवांटेज क्या है, आप कहीं भी बैठ कर देख सकते हो, आपका समय बचेगा, आपको कंपनी तक जाना नहीं पड़ेगा, आपको ट्रैवल कॉस्ट बचेगी, समय बचेगा, घर में बैठ के देख सकते हो, आराम से पीस एनवायरमेंट देख सकते हो, ईजी टू अपडेट हो जाएगा, आराम से घर बैठ के देखते हो, कंटिन्यूस लर्निंग आप कर सकते हो, मतलब बैठ के जब आपको पढ़ने पढ़ सकते हो। शैडोइंग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, शैडोइंग मतलब शैडो समझ रहे हैं ना आप, शैडो क्या होती है, शैडो क्या होती है, इंसान के पीछे पीछे चलती है, शैडोइंग मेथड भी होता है। शैडोइंग मेथड में जो होता है ट्रेनी होता है, जो ट्रेनिंग सीख रहा होता है वो ट्रेनर के पीछे पीछे चलता है, बस यही ट्रेनर उसकी वो होती है। शैडोइंग मेथड ये होता है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। शैडोइंग मेथड में ये होता है कि जो एम्प्लॉय वो है ना ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग सीखने आया है यहाँ पर, वो ट्रेनर की शैडो बने घूमता है, मतलब जो जहाँ जा रहा है वहाँ जाएगा, जैसे वो काम कर रहा है वो करेगा। मतलब शैडो क्या करती है, आपकी सिमिलर मूवमेंट कॉपी करती है, जो आप कर रहे हैं वो करेगी, आपके पीछे पीछे चलती है पर सारी मूवमेंट आपकी कॉपी करती है। तो ऐसे ही शैडोइंग मेथड होता है। उसमें जो एम्प्लॉय है शैडो की तरह घूमता है उसके पीछे, ट्रेनर के पीछे, ठीक है, और सब उसको सिखाता है, वो सेम टू सेम काम वो खुद करता है, उस ट्रेनर को सीख के, ठीक है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैनेजर की डेवलपमेंट कराई जाती है, मतलब एम्प्लॉय के अंदर एक मैनेजर की एक स्किल्स डेवलप की जाती हैं। मतलब ये अगर आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आपको अगर ये दें कि मैनेजर डेवलप आपका, उनको चाहिए कि आप अभी तो एम्प्लॉय क्लर्क है कंपनी में, ठीक है, हमको मैनेजर की नीड है, तो क्या करेंगे, जो क्लर्क है ना उनको मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराएंगे उनके ऊपर, ठीक है। उनको मैनेजर डेवलपमेंट की स्कीम समझाई जाएगी, मतलब सब कुछ कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें उनको समझाया जाएगा कि मैनेजर कैसे बनते हैं, उनको मैनेजर बनाया जाएगा। आप समझ रहे हो, मैनेजर की ट्रेनिंग है सिर्फ, आप ये बात समझ सकते हैं। अगर आप क्लर्क छोटी पोस्ट पे, अगर आपको मैनेजर कंपनी को आपको उनको मैनेजर चाहिए हम, तो मैनेजर की ट्रेनिंग देंगे आपको, कि मैनेजर की ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ सिखाएं कि मैनेजर क्या काम होते हैं, ताकि आपके अंदर एक फ्यूचर मैनेजर बन सकें आप, ठीक है। आप मतलब कंपनी को बेशक अभी मैनेजर की जरूरत ना हो, पर आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे कि मैनेजर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग मतलब कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, क्या सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको सिखा देंगे। तो आपके अंदर एक फ्यूचर मैनेजर की स्किल बन जाएगी, ताकि आप फ्यूचर में मेंबर बन सकते हैं, आपके अंदर एक वर्क क्वालिटी आ जाएगी। तो वही बात है भाई, मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग का आप नाम समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट, एक बंदे के अंदर मैनेजमेंट डेवलपमेंट करने की प्रोग्राम है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको वो सब ऐसे समझ आ जाएगा कि मैनेजमेंट, एक बंदे के अंदर मैनेजमेंट डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर एक बंदा जिसको मैनेजमेंट अब तक नहीं आता है, उसके अंदर एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है, इसमें उसको सारी मैनेजमेंट कैसे होती है ये सिखाया जाता है। उसको सिखाया जाता है मैनेजमेंट क्या काम करती है, कैसे आपको मैनेजमेंट बनना होता है, क्या आपको रोल निभाने होते हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होती है, सभी सिखाया जाता है। उसका भाई कैरेक्टरिस्टिक वही बात है भाई, सारी मैनेजर्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको ये सिखाई जाती है कि मतलब आपको ये फ्यूचर लीडर बनाता है, ये स्किल आपको करना सीख ली तो आप फ्यूचर लीडर बन जाएंगे, आपकी बढ़ जाएगी स्किल्स बढ़ जाएंगी, ताकि आप फ्यूचर में मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने पढ़ी है प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। प्लान्ड होता है बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, मैं फोकस करता है ये, ताकि आपके अंदर मैनेजर स्किल्स बन जाए, इस चीज़ में फोकस करता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स आपको पता है, आपको मैनेजर की स्किल सिखा रहे हैं तो आपके बेनिफिट क्या होंगे, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल आ जाएगी, आपका कैरियर अच्छा बन जाएगा भाई। आपको कैरियर एडवांसमेंट क्या समझ रहे हैं आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको ऊपर की पोस्ट की नॉलेज मिल गई तो आपका कैरियर बन गया ना भाई, कैरियर और डेवलप हो गया ना, एडवांस हो गया ना आप पहले से। आप कह लीजिए आप क्लर्क थे, आपकी सैलरी 40,000 थी, आपको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया गया, आपकी नॉलेज बढ़ गई, आपकी स्किल्स बढ़ गई, तो आपके अंदर कैरियर डेवलप हुआ ना आपका, आपकी स्किल, आपकी सैलरी 80,000 हो गई, अब आपकी अथॉरिटी बढ़ गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। आपको ज़्यादा लोग सलूट मारेंगे, आप समझ रहे हो ना, ऐसा आपका कैरियर डेवलप हो गया।
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, सब कुछ जो मैनेजर स्किल्स है वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स मैनेजर के लिए क्या होते हैं, ठीक है, जो मैनेजर बन गया, जैसे आपको स्किल दिया, आप मैनेजर आप बन गए, ठीक है, आपके लिए क्या स्किल्स आपको डेवलप हो जाएंगे, भाई स्किल जो आपने कंपनी सिखाई वो डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर, कि आपके अंदर भाई स्ट्रेटेजी थिंकिंग स्किल्स आ जाएंगी, आपके अंदर टीम मैनेजमेंट की स्किल्स आ जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट जो भी उसको सॉल्व करने की स्किल आ जाएंगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की स्किल आ जाएगी, जो मैनेजर की स्किल होती है आपके अंदर, वो कहने की मतलब वो चीज़ें आ जाएंगी। तो आपके लिए ये बेनिफिट हो गया ना, आपको आज तक ये नहीं आता डिसीजन कैसे लेते हैं, लीडरशिप कैसे फॉलो करते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व कराते हैं, पर आपने सीख लिया। तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट हो गया भाई मेरे को लीडरशिप आ गई, मेरे को कम्युनिकेशन करने आ गया, मेरे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने आ गया। तो वही बात है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के, मतलब एक सबका प्रोग्राम होता है, जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जैसे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सबका प्रोसेस होता है कि ऐसा प्रोसेस फॉलो करके आपको मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वही है, सबसे पहले नीड देखेंगे, किस किस को नीड है भाई, किस किस को मैनेजर बनाने की नीड है, किस किस को हमको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या हमें नीड है नहीं है, पहले ये सोचेंगे। फिर क्लियर ऑब्जेक्टिव, वैसे ऊपर जो पॉइंट थे ना सेम वैसे प्रोसेस है कि आपको फिर एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि भाई हाँ कि हमने पहले वो तो कर लिया कि ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि ट्रेनिंग देनी किसको, क्या क्या ट्रेनिंग देनी, क्या हम चाहते हैं ट्रेनिंग देके क्या बन जाए बंदा। फिर डिज़ाइन करके ट्रेनिंग का प्रोग्राम, हाँ ट्रेनिंग देनी है और डिज़ाइन करेंगे कैसे कैसे ट्रेनिंग देंगे, हम इसको कैसे कैसे देंगे, कहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, किस रिसोर्स पर ट्रेनिंग देंगे, रिसोर्स सब डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उस पर पार्टिसिपेंट डिसाइड करेंगे किस किस को ट्रेनिंग देनी है, पहले हम डिसाइड कर लिया ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी, डिसाइड कर लिया वो ट्रेनिंग देनी है, फिर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया कैसे ट्रेनिंग देंगे, इसको क्या बनाएंगे हम इन बंदों को, ठीक है। थर्ड में डिजाइन कर लिया कैसे कैसे ट्रेनिंग देंगे, आप फोर्थ में सेलेक्ट करोगे किसे किसे ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रोसेस होता है, आप तो याद नहीं करने की जरूरत है, आप पढ़ लेंगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कंडक्ट, फिर ट्रेनिंग कंडक्ट करानी है, फिर इवैल्यूएट करना है, ठीक है, आप समझ होंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब मैंने उस दिन भी आपको बताया, आउटसोर्सिंग वही होता है अपना काम किसी बाहर वाले से कराना। अगर कंपनी ट्रेनिंग देना चाहती है कंपनी को, तो कंपनी के पास ऐसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज है ही नहीं जो ट्रेनिंग दे सकें, ट्रेनर नहीं है अच्छे, इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, तो कंपनी ये चीज़ें आउटसोर्स करा लेती है। आउटसोर्स का मतलब मैंने कल ही बताया था आपको, आउटसोर्स का मतलब होता है कि ये काम बाहर से करा ली कंपनी का, कि हमारे पास इतनी मतलब प्रॉपर टूल्स नहीं है, प्रॉपर लोग नहीं है, एक्सपीरियंस लोग जो ट्रेनिंग दे सकें, तो कंपनी ये ट्रेनिंग का काम बाहर से करा लेती है, बाहर के लोगों को बुला ले, दूसरी कंपनी के लोग को बुला लेगी या बाहर किसी लोगों को बुला लेगी ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। बाहर से मतलब एक्सपीरियंस ट्रेनर को बुला लेगी, उनके इक्विपमेंट हायर कर लेगी, थोड़ी देर के लिए रेंट पे ले लेगी ताकि वो सिखा सके, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब यही है, जो कंपनी का अपना काम था कंपनी बाहर से करा रही है, ठीक है। उसका यही फायदा क्या होगा भाई, यही काम होगा यार, ट्रेनिंग की कॉस्ट बचेगी, तो आपकी जो आपको ट्रेनिंग खुद करनी पड़ती अब आप उनसे करा लीजिए, वो अच्छे से कर लेंगे कम पैसों में, तो ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाएगी आपकी, ठीक है। एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको ट्रेनिंग कराने के लिए, आपका टाइम बच जाएगा, आप अपना काम करते रहेंगे, ट्रेनर अपने आप काम करते रहेंगे। वरना आपको ट्रेनिंग अगर अपने आप देते हैं आप, तो आप समझिए आप अपने आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी को, ठीक है, अपने आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप लगा लीजिए कि आप अगर आपको मैनेजर की ट्रेनिंग देनी है तो आपके 10 मैनेजर है, सारे ट्रेनिंग देने में जुट जाएंगे, सारे मैनेजर जो है मतलब लगा 10 में से लगा लीजिए 7 ट्रेनिंग देने लग जाएंगे, 3 मैनेजर ही काम कर पाएंगे, तो आप काम भी तो हो रहा है, आपका कंपनी काम भी तो इफेक्ट हो रहा है उससे। आपका लगा लीजिए 10 मैनेजर ट्रेनिंग देने लग गए, कंपनी का काम कौन करेगा फिर, कंपनी का काम तो रुक गया ना जब के लिए, तब तक ट्रेनिंग चल रही है। तो इसलिए यही होता है कि जब अगर आपने बाहर से ट्रेनिंग देने के लिए बुला ली, तो अब क्या है, मैनेजर आपके फ्री हैं, उनको तो ट्रेनिंग देनी नहीं है क्योंकि बाहर से लोग आए ट्रेनिंग देने के लिए, तो आपको जो इंटरनल काम है ना उस पर फोकस कर पाएंगे जो आपके मैनेजर है, तो आपका टाइम जो है मतलब इंटरनल काम का टाइम भी बच जाएगा। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग देने के लिए आपके मैनेजर लगे हुए हैं, इंटरनल काम जो है जो कंपनी का काम है मैनेजमेंट का वो तो कोई कर ही नहीं पा रहा, वो सारे ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। तो अगर आप बाहर से हायर कर लेंगे, जो आपके अभी के मैनेजर है वो अपना काम करते रहेंगे, ट्रेनर जो बाहर से आए वो ट्रेनिंग देते रहेंगे उन्हें, ठीक है। क्वालिटी ट्रेनिंग देंगे उसको, भाई वो ट्रेनर अच्छे बाहर से आए हैं, ठीक है, उनको सब कुछ पता ट्रेनिंग कैसे देता है, पर्टिकुलरली है ही इसलिए ट्रेनिंग देने के लिए, तो उनको पता भी रहेगा भाई कैसे ट्रेनिंग देनी है, तो अच्छे से ट्रेनिंग भी देंगे आपको, ठीक है। फोकस पूरा मतलब आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है पूरी कंपनी जुटी हुई है एक ट्रेनिंग देने के लिए एम्प्लॉयज़ को, तो कंपनी काम क्या करेगी जब पूरी ट्रेनिंग देने में जुटी हुई है, तो काम कौन करेगा कंपनी में। तो ये भी ट्रेनिंग एक फायदा होता है इसका, अगर आप बाहर से ट्रेनर बुला लेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आपने ट्रेनर बुलाया, आपने एम्प्लॉयज़ दिए उनको, भाई इनको ट्रेनिंग देनी है, बस वो अपने आप करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो बिजनेस का, ठीक है, वो अपना ट्रेनिंग दे देंगे। क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है उनको, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको होनी चाहिए आपके अंदर ताकि आप बिजनेस को ना कॉम्पिटिटर से अपना ऊपर रह जाए। स्ट्रैटेजी मैंने कल ही बताया था आपको, स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी आप भी क्यों बनाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर आने के लिए बनाते हैं ना स्ट्रैटेजी। आपको लगता है यार वो मेरे से ज़्यादा बोना लिया है, मेरे से ज़्यादा ग्रेड ना लिया, मार्क्स ना लिया है, तो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, समझ रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं, दूसरे से ऊपर आने के लिए, तो उनको यही स्किल सिखाई जाती है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में, कि आपको कैसे कंपनी को दूसरी कंपनी से ऊपर लेके जाना है, कैसे आपको अपने दूसरे एम्प्लॉय से आगे बढ़ना है, तो सिखाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सिखाया जाता है, जो भी डे टू डे वर्क है वो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है। ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था, कंपनी में घुसते ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस लर्निंग ओरिएंटेशन गिफ्ट फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी, मतलब ऑन द बॉर्ड ट्रेनिंग वही होती है
कि एक तरह से ओरिएंटेशन ही होती है, ठीक है। ऑन द बोर्ड ट्रेनिंग होती है, कंपनी में घुसते पहले दिन ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं उसको। एक तो उसको ओरिएंटेशन देंगे आधे दिन में कि उसको सिखाएंगे हमारी कंपनी कैसी है, कंपनी में क्या काम करना है, क्या करना है, ठीक है। और ऑन द बोर्ड ट्रेनिंग में कंपनी में घुसते पहले दिन ही आपको सिखाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर देंगे। हाँ, आपका ऐसा ऐसा काम होगा, आपको इस कंप्यूटर पर काम करना है, ये ऐसा ऐसा काम होगा। तो ऑन द बोर्ड ट्रेनिंग मतलब होता है कि जैसे आप फर्स्टली ज्वाइन करते हैं कंपनी को, नए एम्प्लॉयज़ को पहले दिन से कंपनी के बारे में सिखाना शुरू कर देंगे। मतलब एक तरह से ओरिएंटेशन की डेफिनेशन लिखा होगा ना, वो भी सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल क्या होती है? एक बंदे के अंदर सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट चीज़ें क्या होती है? उसका बिहेवियर, उसकी बात करने की वो कम्युनिकेशन, दूसरा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर। सॉफ्ट स्किल का मतलब है स्किल्स लगा लीजिए आप अंदर की अपनी, ठीक है। सॉफ्ट को भूल जाएंगे, स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं आपकी। सॉफ्ट स्किल होती है जो इनबिल्ट होती है, आप ऐसे कर सकते हैं जो आपके इनबिल्ट स्किल्स है ना अंदर, उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। आपके अंदर इनबिल्ट क्या चीज़ें होती हैं? कम्युनिकेशन इनबिल्ट है, ठीक है, आपने पढ़ के नहीं सीखी है, इनबिल्ट है। टीम वर्क, जिसके अंदर टीम वर्क की नॉलेज स्किल्स है ना, वो इनबिल्ट है, वो किसी किताब से पढ़ के नहीं लाया वो स्किल्स, उसके अंदर टीम वर्क की स्किल्स है, वो टीम वर्क कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कई बंदों के अंदर अपने आप होती है, कोई किताब में पढ़ के नहीं आती प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। कई बार क्या होती है, आप अपने आप सीख जाते हो चीज़ें, आप अपने आप काम करके प्रॉब्लम सॉल्व करके सीख जाते हो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में ये होता है, बंदे की जो अंदर सॉफ्ट स्किल्स है ना, अंदर बंदे की स्किल्स हैं, इनबिल्ट स्किल्स है, उनको ट्रेन करा जाता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग टेक्निकल स्किल्स जैसा नहीं होता कि इसमें आपको वो सिखाया जाता है, कंपनी में मशीन चलानी सिखाई जाएगी। सॉफ्ट स्किल होती है कि बंदे के अंदर जो स्किल्स है ना, मतलब बंदे के अंदर जो भी वो है एबिलिटी, मतलब बंदे के अंदर स्किल्स वगैरह, उसको ट्रेन करा जाता है। जैसे कि आपको बता भी दिया मैंने, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर उसको ट्रेन किया जाता है, टीम वर्क, मैनेजमेंट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं वो स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सारे स्किल्स हैं आपके इनबिल्ट हैं। जो भी इनबिल्ट स्किल्स होगी ना आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग और लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, ये आपकी इनबिल्ट स्किल्स हैं। इन सारी इनबिल्ट स्किल्स को ट्रेन करने के लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है आपको। इसके बेनिफिट वही होंगे भाई, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, टीम वर्क बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाएगी, तो मैंने बताया वही चीज़ हो जाएगी। टेक्निकल ट्रेनिंग में आपको टेक्निकल काम सिखाया जाएगा। टेक्निकल काम तो पता है ना क्या होता है, किसी टेक्निकल काम होता है, टेक्निकल काम से आप समझ भी गए होंगे। जैसे कंपनी में टेक्निकल काम होता है, आपने सुना होगा किसी को बोलते हैं एक कंपनी में टेक्निकल काम करता है। टेक्निकल काम होता है मतलब क्रिटिकल काम करता है। क्रिटिकल काम मतलब कंपनी में वैसा काम करता है, मतलब ऑन द फील्ड काम होता है इसका। ऐसा नहीं है कि बैठ के कंप्यूटर में डाटा एंट्री कर रहा है, वो टेक्निकल काम में नहीं आता। वो तो बैठ के करना है, वो तो सबको पता है कि एक सेम प्रोसीजर है, सेम करना है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। पर टेक्निकल काम वो होता है जिसमें रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ नहीं चलता। आप लगा लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन है कंपनी में, तो आप टेक्निकल काम की ट्रेनिंग देंगे आपको, क्योंकि पता है टेक्निकल एक फील्ड है, वहाँ पर रोज़ ना कुछ नई प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पर क्या दिक्कत आ गई आपको अपने आप समझनी सारी चीज़ें। तो टेक्निकल काम की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग में होता है जो आपको टेक्निकल ऑन द फील्ड काम है ना, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है आपको। पर्टिकुलर टास्क और कैसे मशीन चलाते हैं, ये सारे टेक्निकल काम के अंडर आते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसका की पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब आपको पता होगा क्या किस चीज़ पर फोकस करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। टेक्निकल काम के अंदर क्या क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स। आज के टाइम में क्या क्या डिमांड में टेक्निकल काम है, वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आप इसकी हेडिंग्स पढ़ लीजिए। आपका साइबर सिक्योरिटी की स्किल सिखाई जाती है, कैसे आपको कंपनी को साइबर अटैक से बचाने का आपको पता होगा। कंपनी के ऊपर साइबर अटैक भी कई बार हो जाता है, कंपनी के अंदर कोई हैकर होता है, वो कंपनी सारा डाटा हैक कर लेता है, फिर डिमांड करता है कुछ मनी का कि भाई इतने पैसे दो मेरे को वरना डाटा लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो साइबर सिक्योरिटी स्किल्स आज के टाइम में बहुत सिखाई जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स आनी चाहिए बनता कि एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी का जो साइबर अटैक है उससे कंपनी को बचा सके, क्योंकि उसके अंदर साइबर स्किल्स है, उसको पता है क्या साइबर अटैक के उससे बचाई कंपनी को, वो तो ऐसे बचा लेगा। डाटा एनालिटिक्स की स्किल है टेक्निकल काम के अंदर, तो वो सिखाया जाता है कंपनी को। सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है, वो सिखाया जाता है। और मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो टेक्निकल के अंदर आता है, सब सिखाया जाता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग में कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस जो बेच रहे हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब इन द सेंस आप कंपनी में हायर करा, कंपनी ने आपको, ठीक है, आपने आपको हायर कर लिया, आप जैसे कंपनी बेचती है, लगा लो फर्नीचर बेचती है, आपको कंपनी का तो कुछ नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कंपनी के बारे में, क्या फर्नीचर बेच रही है, कितने प्राइस का, क्या इसकी एडवांटेज है, क्या इसकी खूबियाँ, क्या इसकी अच्छी बातें हैं, कैसे कैसे आपको काम आ सकती है एम्प्लॉयज़ को। मतलब एक लगा रहे हो एम्प्लॉय को एक समझाने के लिए, लगा लो आप दुकान में, आप किसी दुकान में काम करने गए, ठीक है, आपका सेल्स की दुकान है, आपका लगा लीजिए एक टॉय शॉप है, टॉय शॉप भी नहीं कहते, मैं कह लेता हूँ, जैसे आप यार कुछ कपड़े खरीदने गए हैं, ठीक है, कोई कपड़े खरीदने की दुकान है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप एज ए सेल्समैन लगे हैं, ठीक है, कपड़े खरीदने की दुकान है, आपको हायर करा गया आप कपड़े बेचने के लिए, तो आपको जाते क्या सिखाएंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की नॉलेज देंगे ना आपको जाते ही, ऐसे ऐसे हम भाई कपड़े रखते हैं, इसमें ऐसे ऐसे कपड़े हैं, इतने इतने रेंज के होते हैं, इतने प्राइस के होते हैं, ये इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है, ये कॉटन का है, ये सिलिकन का है, ये सिल्क की साड़ी है, आपको क्या क्लोथ के बारे में पूरी नॉलेज देंगे, ताकि आपको नॉलेज होगी भाई तो आप कस्टमर को नॉलेज दोगे, समझ रहे हैं।
क्योंकि आप पहले दिन आए हैं, आप बेचना, आपको पता तो है नहीं भाई कि साड़ी कैसे बेचते हैं, कपड़े कैसे बेचते हैं, शर्ट कैसे बेचते हैं, ये आपको नहीं पता है, आपको ना नॉलेज है ना इसकी कोई पर्टिकुलर बंदे को नॉलेज होती है। ये बंदा ज्वाइन करने के बाद ही सीखता सारी चीज़ें, ठीक है। आपने स्किल चाहिए तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की नॉलेज देते हैं आपको, ठीक है। जो उसका ओनर होगा वो आपको सब कुछ सिखाएगा, हम ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं, इस कपड़े की ये खासियत है, ठीक है, ये इतने पैसे का है, इसमें ये होता है, ये कपड़ा ऐसा होता है, ठीक है, ये सर्दियाँ पहना जाता है, गर्मी पहना जाता है। तो आपको सब कुछ सिखाया जाता है ताकि आप एक कस्टमर से बातचीत में आप वो नॉलेज को शेयर करें, ताकि कस्टमर को आप समझा सकें कि उसको खरीदने के लिए, समझ रहे हैं ना। प्रोडक्ट एंड सर्विस की नॉलेज देते हैं, मतलब इसमें सिंपली आपको कंपनी जो चीज़ बेचती है उसकी बात की नॉलेज देती है आपको। क्वालिटी ट्रेनिंग में आपको दिखाता है ताकि आप क्वालिटी मेंटेन करें। क्वालिटी क्या आती है, ऐसे आप लगा लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, आप कपड़े बनाते हो, ठीक है, आप बना रहे हो, पहले बेच रहे थे, आप बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, तो आपको क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सिखाया जाता है कैसे आप कपड़ों की अच्छी क्वालिटी बनाए हो, ठीक है। अगर आपको सिखाया नहीं जाएगा तो आपको ऐसा हो कि आप यार अपनी मर्जी से बनाने लग जाओ, क्वालिटी अच्छी बनाई कभी नहीं बनाई। पर क्वालिटी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी कंपनी की क्वालिटी, मतलब कंपनी में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको मतलब सिखाया था, समझ रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। ये कैसे आप, मतलब यही सिखाता है कि आप क्वालिटी कैसे कपड़ों की, मतलब चीज़ें जो भी आप बना रहे हो उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखो, क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाओ, समझ रहे हो। आपको रिसोर्सेज आपके पास वही है, पर वही है चलाना आना चाहिए उसको, एक क्वालिटी चीज़ बनानी आनी चाहिए। तो कंपनी में सिखाता है कैसे आप कंपनी में एम्प्लॉय जो है कैसे मेंटेन करें हाई स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें अपने एम्प्लॉयज़ काम में, ठीक है। ये सिखाया जाता है क्वालिटी ट्रेनिंग में, क्वालिटी कैसे अच्छी करी जाए, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आप समझ गए होंगे, प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट करती है, ठीक है, इवेल्युएट करती है कंपनी, मतलब देखती है कि इवेल्युएट करती है और मेजर करती है एम्प्लॉय ने जो भी काम करा, जॉब करी है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है, इवेल्युएट करती है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि हेल्प करता है कंपनी को जानने में कि उसके भाई एम्प्लॉय में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसकी अचीवमेंट है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट है, ठीक है। एक सेकंड रुकना भी। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में यही होता है, कंपनी एवेल्युएट करती है, एक जो एम्प्लॉय काम कर रहा है ना उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करती है। इसमें कंपनी को पता लगता है भाई हमारे जो एम्प्लॉयज़ को हमने देखा, उनके परफॉर्मेंस को भी हमने देखा, चेक करा कैसे काम करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। तो हम कंपनी को क्या पता चला, हमारी कहाँ स्ट्रेंथ है भाई, हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ अच्छा काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। ये वीकनेस है हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, ये अचीवमेंट्स हमारे एम्प्लॉयज़ हमको अचीव कर देते हैं, यहाँ हम इस एरिया में इन एम्प्लॉयज़ को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपने परफॉर्मेंस को अप्रेज करा, अप्रेज का मतलब है उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करा, ठीक है, ताकि देखा, ताकि हमको पता लग पाया भाई एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या कमी है, क्या के अंदर अच्छा ही है, ठीक है। ये देखा उसका नेचर कैसे होता है, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मली करा जाता है, फोकस करा जाता है उसकी जॉब परफॉर्मेंस पे, कैसा वो काम कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वो है, स्ट्रेंथ है वीकनेस का पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। एनालाइज करा जाता है क्या उसकी स्ट्रेंथ है काम करने की, क्या उसकी वीकनेस है, हमारी कंपनी अंदर कैसे क्या वीकनेस ला रहा है, वो क्या स्ट्रेंथ बना रहा है हमारी कंपनी के लिए, क्या फोकस किस काम पे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये भी जाना जाता है। कंटिन्यूस फीडबैक लिया जाता है उनका, एचआर को सपोर्ट करने के लिए। तो एचआर को पहले बताएंगे भाई हमारी कंपनी में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तो उसके हिसाब से वो रिक्रूट करेगा, क्योंकि एचआर को पता है, एचआर का काम पता है रिक्रूट करना होता है नए नए बंदों को कंपनी के अंदर। तो बस यही काम होता है कि अगर आप कंपनी पहले बता देगी भाई हमारी कंपनी के अंदर इस तो स्ट्रेंथ है हमारी कंपनी में, ठीक है, ये स्ट्रेंथ है हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, और बताएगा भाई यहाँ हमारी वीकनेस है, तो जो एचआर होगा ना उस वीकनेस को दूर करेगा। एम्प्लॉयज़ को तो कह लो ट्रेनिंग देगा वो वीकनेस को दूर करने के लिए, कह लो वो नए एम्प्लॉय लाएगा जिसमें ट्रेनिंग, मतलब उसमें पहले से ट्रेंड हो, वो उसको सारी वीकनेस उसके अंदर ना हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो चीज़ होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है, मैंने ऑब्जेक्टिव बताई दिए क्या होना है, उसके परफॉर्मेंस को देखना, क्या कैसी परफॉर्मेंस है, ट्रेनिंग देखना। अगर आप भाई इसको देखोगे कैसा काम कर रहा है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो आप पता लगेगा ना कि ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपने देखा उसको वीकनेस है उसके अंदर ये काम की, तो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग की आपको पता लग गई ना कि भाई इसमें इस चीज़ की वीकनेस है, ट्रेनिंग नीड पता चल गई आपको। तो ये सारे नीड वगैरह ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, ये क्यों करा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। प्रोसेस क्या होता है इसका, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डाल दिए जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बता दिया जाता है कंपनी को, कंपनी मतलब बना लेती है कि एक काम जैसे लगा लीजिए, एक आप कह लीजिए आप एक काम है इसको करने के लिए, आप एक काम है इसको आपको 1 घंटा लगना चाहिए करने के लिए, स्टैंडर्ड बना दी कंपनी ने। एक स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक बाउंड्रीज बना दी कि ये काम है, ये काम अच्छी तरीके से 1 घंटे में हो सकता है, कंपनी ने पहले बना दी। इस एक्सपेक्टेशन जो हमने कंपनी ने बना ली है, दिमाग में बना ली कि उसको पता है कंपनी एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को कि ये काम को 1 घंटा लगेगा करने के लिए, ठीक है, 1 घंटे में बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक लिमिट बना ली, ये लिमिट बता दी एम्प्लॉयज़ को जो काम करेंगे अभी, ये उनको बता दी कि भाई ये काम ना 1 घंटे में हो सकता है, जो काम तुम कर रहे हो ना ये काम 1 घंटे में बहुत अच्छे से हो सकता है, ये कंपनी ने एम्प्लॉय को बता दिया। अब देखेंगे वो कितनी देर में कर रहे हैं, अगर वो 1 घंटे के पहले कर दे रहे हैं तो कंपनी को अप्रेजल देगी, पता लग जाएगा भाई हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर। हमने कहा था कि एवरेजली एक काम 1 घंटे में अच्छे से हो सकता है, हमारे एम्प्लॉयज़ ने इसको 40 मिनट में कर दिया,
तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर स्ट्रेंथ है भाई, अच्छा काम कर रहे हैं हम। अगर हमने देखा, हमने बताया था 1 घंटे में हो सकता है काम, बंदा कर रहा है 1.5 घंटे के अंदर, तो कंपनी अलग जगह भाई हमारी कंपनी में वीकनेस है, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये काम को काफ़ी देर में कर रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है काम करने में, समझ रहे हो ना। तो इसलिए दी जाती है स्टैंडर्ड पहले बनाए, समझ लिया कितने देर में काम होगा, उनको बता भी दिया कि भाई ये काम इतनी देर में हो सकता है, ठीक है, अब तुम देख लो कितनी देर में करोगे इसको, ठीक है। अब वो खुद करेगा उस काम को, अब वो खुद कर लिया उसने उस काम को, ठीक है। एक सेकंड, पहले उसको बता दी, पहले हमने स्टैंडर्ड बना लिया क्या ये काम 1 घंटे में हो सकता है, स्टैंडर्ड बना लिया, ये स्टैंडर्ड उनको बता भी दिया एम्प्लॉयज़ को, भाई ये काम 1 घंटे में हो सकता है, तुम कर रहे हो ना, ये काम 1 घंटे में हो सकता है। अब मेजर करना है कि एम्प्लॉय ने कितनी देर में करा है काम, ठीक है। हमको तो पता है काम 1 घंटे में हो सकता है, उसको बता भी दिया 1 घंटे में हो सकता है। अब उसको देखना है, क्या पता उसने 50 मिनट में काम कर दिया हो, अपने पहले मेजर करा उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, उसने कितनी देर में करा, करने के बाद मेजर कर लिया भाई उसने इतनी देर में करा। अब आप कंपेयर करोगे कि हमने जो सोचा हमारे में सोचा था ये काम 1 घंटे में हो सकता है, इसने कितनी देर में करा, अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है। और फिर प्रॉपर एक फीडबैक मिल जाएगा आपको। अगर उसने देर में करा है तो आप समझ लो भाई इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, वो जल्दी करा है तो आप समझ लो भाई इसमें स्ट्रेंथ है, अच्छा काम कर रहा है। परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट, मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है किसी भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मैनेज करना, समझ रहे हो। परफॉर्मेंस को मैनेज करना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द कमर्शियल टूल दैट एनेबल मैनेजर टू ट्रैक एसेट एंड वर्क डन बाय द एम्प्लॉय एंड स्टाफ, ठीक है। परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट ये होता है कि जो HR मैनेजर होता है ना, मैनेजर जो होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, देखता है कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, कैसा काम कर रहा है वो, अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूसली ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस में उसकी प्लानिंग मॉनिटरिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, मतलब ताकि कंपनी के सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। एक इसके मेथड भी होते हैं, 5 मेथड वो होते हैं, 5 मॉडर्न मेथड होते हैं अप्रेजल सिस्टम के, ठीक है। पहला ये है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया था आपसे क्वेश्चन में आता है कि MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दो, ये ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे, सीधा आपसे ये पूछ लेंगे किसके बारे में बता दो क्या होता है, ठीक है। तो बता मैं क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको जानना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में जानना है, कंपनी को कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको कैसे एक्सेस करेगी कंपनी। एक तो कंपनी ऑब्जेक्टिव बना देगी, ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्टिव बना देगी, स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स बना देगी कंपनी, ठीक है, जो एम्प्लॉय और मैनेजर ने दोनों ने मिलकर बनाए हैं, ठीक है, दोनों ने साथ में मिलकर एक ऑब्जेक्टिव बना दिया है। परफॉर्मेंस इन दैन हाउ वेल द गोल इज अचीव्ड एनकरेज एम्प्लॉय टू, ठीक है। एक ठीक है क्या करा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक ऑब्जेक्टिव से एक्सेस किया जाता है। कैसे लगा लीजिए, आप एम्प्लॉय हैं, आप एक मैनेजर है, आप दोनों ने मिलकर एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि भाई देखो ये काम ऐसे हो सकता था, ठीक है, ऐसे इस काम को अब से करेंगे, ये काम ऐसे होगा, हमको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, ऐसे काम इतनी जल्दी हो सकता है। आपने दोनों ने मिलकर एम्प्लॉय ने और आपने जो काम करेगा और जो काम करा रहा है, दोनों ने मिलकर एक ऑब्जेक्टिव बनाया, ठीक है। अब वो काम एक्चुअल में करेगा, वो काम अब बैठ के, ठीक है, वो करेगा, तो उससे आपको एक परफॉर्मेंस पता चल जाएगी उसकी, भाई हमने दोनों ने मिलकर एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कंपनी का, ठीक है। अब वो कैसा काम कर रहा है, उसके वो काम कैसा करेगा, उससे आपको उसकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगा। अगर वो देर में कर रहा होगा आपको समझ जाएंगे, इसी ने अभी ऑब्जेक्टिव बनवाए थे, इसी के साथ बैठ के बनाए थे मैंने अभी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और यही अपने ऑब्जेक्टिव पे खरा नहीं उतर पा रहा, सही से काम नहीं कर पा रहा, तो पता लग जाएगा भाई इसकी परफॉर्मेंस कम है। और उसने काम उससे भी जल्दी कर दिया, टाइम पे कर दिया, तो आपको पता लग जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, भाई इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, इसने समय से पहले कर दिया। और एक तरीका ये होता है 360 फीडबैक, इसमें होता है एक बंदे की परफॉर्मेंस जानने के लिए ना लोगों से फीडबैक माना जाता है। आप लगा लीजिए आप टेक्निकल काम करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस जानने के लिए आपसे नहीं पूछेंगे, सबसे फीडबैक लेंगे, कंपनी में सबसे फीडबैक लेंगे आपको छोड़ के, समझ रहे हैं। सारे एम्प्लॉयज से, सारे जितने मैनेजर्स हैं, जो भी आपके साथ बात करते हैं, जो भी आपके साथ में काम करते हैं, उन सबसे फीडबैक लिया जाता है आपके बारे में, ये बंदा कैसा है, कैसा काम करता है, कितनी देर में काम करता है, कैसा उसका नेचर है। तो आपकी परफॉर्मेंस जानने के लिए आपसे नहीं बात कर रही है, आप फीडबैक ले रहे हैं आपका चारों तरफ। 360 का मतलब ये होता है चारों तरफ से आपका फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि आपका पता लग पाए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक सेकंड रुकना भी, ठीक है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें ये होता है स्पेसिफिकली बिहेवियर कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर को जानना, जो कि वो डिफरेंट काम में उसका लग रहा है। आपको पता होगा परफॉर्मेंस लेवल, ठीक है। इसमें ये होता है यार एम्प्लॉय का ना बिहेवियर जो है ना काम के द्वारा, मतलब काम में उसको बिहेवियर है उसको एनालाइज करना। इसमें इसकी फुल फॉर्म में लिखा हुआ है बिहेवियर रेटिंग स्केल। इसमें ये देखा जाता है, इवेल्युएट करता है, ये प्रोसेस जो होता है एम्प्लॉय है उसके एक स्पेसिफिक बिहेवियर को ना, एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो काम रहता है, लगा लीजिए एक काम करते टाइम उसका क्या एटीट्यूड रहता है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए ये BARS जो होता है बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, वो कंडक्ट करा जाता है। इसमें उसका जाना जाता है कि काम करते टाइम इसका पर्टिकुलर एक बिहेवियर, इसका पर्टिकुलर एटीट्यूड कैसा रहता है काम करते टाइम, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस का उससे परफॉर्मेंस लिंक करते हैं उसकी। आप लगा लीजिए
आपका BARS करना है तो आपका एटीट्यूड के बेसिस पे करना है कि आपकी स्पेसिफिक बिहेवियर है एटीट्यूड वाला, ठीक है, उस पर आपका करना है। तो आपके सारा एटीट्यूड एक्सेस किया है कि आप काम करते टाइम किस एटीट्यूड में रहते हो, कि आपका बोलने का तरीका लोगों से, ठीक है, किस एटीट्यूड में आप लोगों से बात करते हो। तो आपका एटीट्यूड एक पर्सनल स्पेसिफिक बिहेवियर आपका चेक किया जाता है ताकि उससे परफॉर्मेंस पता लगे। आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका एटीट्यूड बेकार होगा, आप भाई घमंडी लोग से होगे तो भाई आपका एटीट्यूड पता लग जाएगा कि आपके एटीट्यूड से कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ सकते हो, बाकी ईजी एंड 11th में पूछो 12th में आता रहा सेल्फ अप्रेजल, ये तो एम्प्लॉय 12th में जाता है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब अपने आप पढ़ लेना, समझ जाओगे यार। ये 12th पढ़ा हुआ है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जिससे कि पता लगता है कि एम्प्लॉय कैसे क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, उससे परफॉर्मेंस उसके एक्सेस करते हैं, ठीक है। सेल्फ अप्रेजल्स में एम्प्लॉय खुद ही बता देता है, एम्प्लॉय एक्सेस देयर ओन परफॉर्मेंस, वो अपने आप ही अपनी इन परफॉर्मेंस एक्सेस कर रहा है, अपने आप ही अपने अचीवमेंट देख रहा है, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, अपने आप देख रहा है, वो अपने आप ही सेल्फ अवेयरनेस प्रमोट कर रहा है, अपने आप ही देख रहा है भाई मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं जल्दी काम कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप ही अप्रेज कर रहा है अपने आप को। पोटेंशियल अप्रेजल में ये होता है भाई कंपनी सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी एक्सेस करती है कि बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। लगा लीजिए कुछ उससे ऐसे टास्क कराए जाते हैं, कुछ ऐसा पूछा जाता है कि जैसे ये पता लग पाए कि उसके अंदर हिडन एबिलिटीज़ क्या है, फ्यूचर में क्या क्या हमको क्या परफॉर्मेंस करके दे सकता है। जैसे आप लगा लीजिए आप टेक्निकल बंदे हैं, ठीक है, आप फिलहाल तो मशीनरी रिपेयर करते हैं कंपनी में, ठीक है, आप मशीनरी रिपेयर कर रहे हैं, पर कंपनी अगर आपका पोटेंशियल देख रहे हैं तो वो आपका ये ट्रेनिंग मेथड चुनेगी पोटेंशियल अप्रेजल, जिसमें वो चेक करेगी कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। कैसे चेक करेगी, वो आपको जानने की कोशिश करेगी कि आपके अंदर क्या क्या हिडन एबिलिटी है, वो आपसे बातचीत करेगी, उनको पता लगेगा। आप मशीनरी छोड़ो, आप कंप्यूटर भी रिपेयर कर देते हो तो उनको पता चला भाई आपके अंदर हिडन एबिलिटी कंप्यूटर रिपेयर करने की भी, हाँ फ्यूचर में अगर हमको कंप्यूटर रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, करवाने की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास एम्प्लॉय रखा है ऐसा जिसके अंदर ये पोटेंशियल है, जिसको हम थोड़ी बहुत और ट्रेनिंग देंगे ना तो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भी बन जाएगा, वो कंप्यूटर रिपेयर करने वाला ही बन जाएगा, समझ रहे हो। तो एक पोटेंशियल एक्सेस करने के लिए कंडक्ट कराया था जिसमें पता लगता है ये बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या हिडन एबिलिटीज है उसके अंदर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। एम्प्लॉय काउंसलिंग में वही है भाई, ऊपर काउंसलिंग समझाया था मैंने आपको। काउंसलिंग में सब आपको बताया जाता है कि आपके बारे में सारी बातचीत करी जाती है, पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आपकी काम को दिक्कत दे रही है उसके बारे में, जैसे आपको काफ़ी सारी दिक्कत होती है, पर्सनल दिक्कत भी होती है, काम के रिलेटेड भी कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में बातचीत करी जाती है। एम्प्लॉय बताता है अपनी दिक्कतों के बारे में और बाकी जो वो भी होते हैं जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो सुनते हैं, वो सारी आप प्रॉब्लम बताते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं, मतलब काउंसलिंग करते हैं एम्प्लॉय के, ठीक है। काउंसलिंग क्यों है भाई, स्ट्रेस कम करने के लिए। काउंसलिंग में भाई स्ट्रेस ही कम करेगा, वो काउंसलिंग में उसकी बातें सुनेगा, उसके दुख दर्द सुनेगा मैनेजर, ठीक है, सोल्यूशन देगा भाई कैसे आप कर सकते हो, चलो आप लीव ले लो एक दिन की, कोई बात नहीं, चलो आप थोड़ा कम काम कर लेना, जल्दी घर से ले जाना, ठीक है। तो उसका मोटिव क्या होता है, मोटिव यही होता है, उसकी नीड क्यों होती है, स्ट्रेस कम करने के लिए भाई, उसकी मेंटल हेल्थ सही करने के लिए, ताकि वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट कम हो भाई, उसको भाई वर्क प्लेस से कोई दिक्कत है उसको, यहाँ पे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको, वो भी सॉल्व करेगा, पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। अगर उसको वर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करेगा ना मैनेजर, बता देगा भाई उसको, वो कहेगा भाई मेरे को इस एम्प्लॉय से दिक्कत है, ठीक है, ये एम्प्लॉय मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करता है, ऐसे करता है, मेरी इससे बनती नहीं, ऐसे नहीं करता, तो वो उसको भी सॉल्व करेगा। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना साहब, तो उसको भी सॉल्व करेगी एम्प्लॉय काउंसलिंग, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाई होगी, आप अगर अच्छी काउंसलिंग आपको मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस भी होगी आपकी, आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव भी मैंने ऑब्जेक्टिव बताई दिए मैंने ऊपर, ठीक है, सेम ही ऑब्जेक्टिव नीचे लिखे हैं। यहाँ पर लिखा था मैनेज वर्क स्ट्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ रिड्यूस वर्क स्ट्रेस, यहाँ पर लिखा था इंप्रूव मेंटल हेल्थ, यहाँ पर लिखा हुआ इंप्रूव मेंटल हेल्थ, तो सेम ही चीज़ है, ठीक है, आप समझ जाओगे। आप रेडी कर लो। जॉब अब होता है ना, जॉब ट्रांसफर होता है और एक प्रमोशन। जॉब ट्रांसफर आपको बताऊंगा, ट्रांसफर क्या होता है आपका, ट्रांसफर होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जॉब पे ट्रांसफर कर दी बिना किसी चेंज में, आपकी सैलरी की अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लगा लीजिए, आपने देखा होगा ट्रांसफर कई बार, तो ट्रांसफर ऐसा होता है जिसमें आपको प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन और ट्रांसफर आपको बताया, प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में आपको आपसे ऊपर वाली पोस्ट पर आपको डाल दिया जाता है, आप आज क्लर्क है, आपको मैनेजर बना दिया गया, वो प्रमोशन में आता है। क्योंकि क्या हुआ, मैंने क्लर्क थे, आपकी सैलरी थी 40,000, काम छोटे थे, काम छोटे कर देते थे आप, ठीक है। अब आप मैनेजर बन गए, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपकी पावर बढ़ गई, अथॉरिटी बढ़ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये प्रमोशन में आता है जिसमें आपको एक स्टेप ऊपर रखा जाता है, एक स्टेप ऊपर भेजा जाता है, ठीक है, प्रमोशन होता है। पर ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर में सब सेम रहेगा, बस आप अलग जगह काम करोगे। आप ऐसा कई बार सुना होगा, अलग ब्रांच में ट्रांसफर कर देती है कंपनी कि आप चलिए आपकी आप दिल्ली में काम करते हैं, अब आपको कोलकाता की ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया है। आपने कई बार सुना होगा कहीं भी ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर में क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि सेम आपकी जो पोजीशन रहेगी, आप सेम वही काम करोगे, जैसे आप कंप्यूटर पे बैठे क्लर्क का काम कर रहे थे, क्लर्क का काम करोगे अभी भी, पर आप कोलकाता में बैठे करोगे अभी काम, समझ रहे हो। ट्रांसफर में ये होता है कि आपकी सैलरी में कोई चेंज नहीं है, आपकी पावर में अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं, काम आज भी आपका वही है, ठीक है, बस आप अलग जगह पे काम कर रहे हो, तो उसको ट्रांसफर कहता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है कि अब यहाँ नहीं, आप दूसरी ब्रांच में काम करो, ट्रांसफर वो होता है। कंपनसेशन भाई पैसे रिलेटेड बात आ चुकी है, कंपनसेशन की हेडिंग लिख के आप पढ़ सकते हो।
बेस कंपनसेशन वही होती है जो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी की सैलरी मिलती है। जो सैलरी मिलती है ना उसको बेस कंपनसेशन कहते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी लगा लीजिए 60,000 सैलरी है, तो वो बेस कंपनसेशन है कि आपको तो हर महीने मिलेगी फिक्स अमाउंट है आपके पास, ये बेस कंपनसेशन है, आपका बेस प्राइस है, तो आपको मिलेगा। आप काम मतलब अच्छा करो बुरा करो वो तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। और एक होता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जो आपको उसके ऊपर मिलता है। कई बार आपको बतागा उसके ऊपर भी चीज़ें मिलती हैं, आपको उसके ऊपर बोनस मिल गया, आपने अच्छा काम करा आपको कमीशन मिल गया, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंपनी के अंदर शेयर मिल गया, समझ रहे हो। ये सप्लीमेंट्री कंपनसेशन होता है। एक कंपनसेशन होता है जो आपको फिक्स मिलता ही है, 60,000 सैलरी और महीने मिलेगी, पर इस महीने आपने अच्छा काम करा तो आपको उसके ऊपर सप्लीमेंट्री कंपनसेशन मिलेगी, जिसमें आपको और बेनिफिट भी दिए जाएंगे, और भी एक्सपेंस के लिए खर्चे दिए जाएंगे, और लगा लीजिए और बोनस वगैरह दिए जाएंगे, और थोड़ी सी आपको सैलरी के ऊपर थोड़े खर्चे और आपके बियॉन्ड देयर बेसिक सैलरी के ऊपर भी आपको थोड़ी बहुत ये चीज़ें दी जाएंगी। यहाँ पर लिखो, यहाँ पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स, ठीक है, दिस प्लान रिवॉर्ड इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन पर्सनल परफॉर्मेंस। मतलब इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान ये होता है जिसमें कि इंडिविजुअल जो बंदा है ना उसका इंसेंटिव प्लान है, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस को देखते देखते उसको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको हाई सैलरी दी जाएगी ताकि आप मोटिवेट रहें। ठीक है, और आपकी खराब परफॉर्मेंस आपको कम सैलरी दी जाएगी, जिससे कि आप मोटिवेट रहेंगे और आपको ये लगेगा यार मेरे को अच्छा काम करना चाहिए ताकि मेरी सैलरी बढ़ जाए। ठीक है, इससे आपका ये होगा। ग्रुप इंसेंटिव प्लान जिसमें ग्रुप की एक परफॉर्मेंस देख के आपको सैलरी देती है, जैसे आप एक ग्रुप के अंडर डाल दिया। ठीक है, लगा लीजिए इंडिविजुअल में तो ये था कि आपकी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आपकी पर्सनल उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आप अच्छा काम करोगे तो भाई आपको अच्छा कमीशन मिल जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। तो इंडिविजुअल में आता है। एक होता है ग्रुप में, कमेटी में। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका ग्रुप बना दिया 5-6 लोगों का, आपको टास्क दे दिया भाई आपको 15% सेल बनानी है इस महीने। ठीक है, तो आपको टास्क दिया गया। अब आपकी परफॉर्मेंस पूरे ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है ना उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। अगर आपने 15% भाई सेल्स बढ़ा दी, अच्छे से बढ़ा दी, तो आपको सारे जो ग्रुप की पूरी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके पूरे ग्रुप ने अच्छा काम नहीं करा तो आपकी सैलरी घट जाएगी। तो आपके पूरे ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक है, आपके पूरे ग्रुप को दे देते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि टीम बोनस मिलता है आपको, टीम में अच्छा काम करा टीम को पूरे का बोनस मिलेगा, टीम ने पूरा अच्छा काम करा तो टीम को प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान, ठीक है, दीज रिवॉर्ड ऑल एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें क्या था, इसमें आपकी पर्सनल जो परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस पे आपको सैलरी दे रहे थे कि आपने कैसा काम करा आपको सैलरी देंगे। इसमें आपको क्या था, ग्रुप वाले में आपके ग्रुप ने कैसा काम करा उसके बेस पे आपको सैलरी मिलेगी, आप ओवरऑल ग्रुप ने अच्छा काम करा तो आपको सैलरी मिलेगी। इसमें होता है अगर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम करा तो उसके बेस पे सैलरी देंगे। अगर आप लगा लीजिए आप पूरी कंपनी ने ग्रो करा है, पूरी कंपनी ने आपने इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, तो पूरी कंपनी ने कमाया ना काम करके, सारी कंपनी, सारे मैनेजर में, सारे सेगमेंट ने, सारे मतलब समझ ना सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर काम करा है। ठीक है, तो सारी डिपार्टमेंट मिलकर आपका करा 10 करोड़ की सेल्स बढ़ाई है इस साल, तो उसमें सबको इंसेंटिव मिलेगा। इसमें तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी मिलेगी, इसमें आपके पूरे ग्रुप के हिसाब से सैलरी मिलेगी, इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा भाई प्रॉफिट कमाया इस साल तो आपको सैलरी भी अच्छी दी जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कमाया इस साल। ठीक है, आप लिखे में क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं। फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, इसमें वही होता है भाई आपको एक ऊपर से थोड़ी सैलरी के ऊपर थोड़ी नॉन मॉनेटरी वो दे दिए जाते हैं। फ्रिंज बेनिफिट यही होते हैं, एक रेगुलर सैलरी के ऊपर आपको थोड़ी बहुत बेनिफिट्स और दी जाती है, नॉन मॉनेटरी होते हैं, पैसे ये नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू होती है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दी, आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दिए, आपको पेड लीव दे दी, जाइए आपके पैसे नहीं काटेंगे, हम लीव ले लीजिए आप। ठीक है, आपको पैसे नहीं दिए, आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट दे दी, रिटायरमेंट का आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, फ्रिंज बेनिफिट वही होते हैं जो पैसे के रिलेटेड नहीं होते, इसमें आपको मतलब सीधे पैसे नहीं दिए, बोनस वगैरह जो होते हैं पैसे होते हैं, ये मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, इसमें पैसा दे दिया आपको, आपने अच्छा काम करा ये लो बोनस ले लो, पैसा रख लो। ठीक है, आपने अच्छा काम करा ये लो कमीशन ले लो। ठीक है, ये पैसा आता है। फ्रिंज बेनिफिट वो होते हैं जिसमें आपको पैसा नहीं दिया पर पैसे की वर्थ की कोई और चीज़ दे दी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, आपको पेड वैकेशन दे दी, आपको पेड लीव दे दी कि जाइए लीव ले लीजिए, आपके पैसे नहीं काटेंगे, हम सैलरी नहीं काटेंगे। तो ये होता है। इसके बेनिफिट लिख के आप ये पढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन वही मैंने ऊपर बता दिया, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर खराब है तो खराब मिलेगी। इसका एडवांटेज यही है, आपको एक तो अच्छा काम करने के लिए प्रमोट करेगा, आपको पता है भाई मेरी जितनी परफॉर्मेंस रहेगी ना उससे हिसाब से मेरे को सैलरी मिलेगी, तो आप अच्छा काम करोगे, आपको पता है आपको सैलरी उससे अच्छी मिलेगी। ठीक है, आपको मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बेटर, वही है एम्प्लॉय को भी इंकरेज करेगा, आपको तो आपको करेगा ही, और आपके साइड में जो काम करो उनको भी इंकरेज करेगा, भाई इसने अच्छा काम करा, देखो उसकी सैलरी 20,000 रुपये बढ़ गई इस महीने, तो और एम्प्लॉय भी अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव होंगे। ठीक है, रिवॉर्ड करा जाएगा आपकी एफिशिएंसी पे और आपकी जो अच्छाई है उस पर। ठीक है, एम्प्लॉय का रिटेंशन बढ़ेगा, एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं, उसको पता है भाई साहब बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा काम, अच्छा पैसा वैसा मिल रहा है। ठीक है, किस पे थे हम,
जॉब इवैल्यूएशन पे, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें एक जॉब की वैल्यूएशन पता करते हैं कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि आपको सैलरी पे कर रहे हैं। किसी को पता तो है नहीं भाई इससे ये बंदा क्लर्क है, इसकी सैलरी 60,000 रुपये हुई, कैसे पता है किसी को, समझ रहे हो, कैसे पता 60,000 सैलरी, कहीं लिखा थोड़ी किताब में क्लर्क की सैलरी 60,000 होती है। तो उसको करने के लिए जॉब इवैल्यूएशन कराया है। जॉब इवैल्यूएशन में क्या समझा रहा है आपको, जॉब इवैल्यूएशन में आप ई हटाएंगे तो क्या आएगा, जॉब वैल्यूएशन। जॉब की वैल्यूएशन चेक करते हैं हम, कैसे चेक करेंगे, आप क्लर्क हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी डिसाइड कैसे होगी, अपने किसी किताब में तो लिखा नहीं है, आपकी उससे काम होगी कि आप कैसा काम करते हैं। क्लर्क के काम करते टाइम क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके हिसाब से सैलरी होगी। और आपको बहुत दिक्कत आ रही है, आप बहुत टफ काम कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो सैलरी ज़्यादा करेंगे, वो करेंगे हाँ भाई इसकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए, भाई अच्छा काम करता है, टफ काम है इसका, ठीक है, काफ़ी क्रिटिकल काम है। अगर हमने देखा भाई तो आराम से पूरे दिन बैठने का काम है इसका, ठीक है, इतना टफ काम होता नहीं है, मतलब जो भी काम आता है मतलब रेगुलर में सेम ही काम होता है इसका रोज रोज, उसका टेक्निकल काम नहीं, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड करी जाएगी। किसी किताब में लिखा आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन में आप समझ रहे होंगे, आप जॉब इवैल्यूएशन में ई हटा दोगे ना ये वाला, तो जॉब वैल्यूएशन बन जाएगा। जिससे एक जॉब की वैल्यूएशन चेक करना, कितनी भाई जॉब की वैल्यू है, कितनी वर्थ है, ये चेक करना, जॉब इवैल्यूएशन में होता है। इसमें यही होता है, पहले जॉब को एनालाइज करो, जॉब क्लर्क जो काम कर रहा है क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे कहाँ ये काम करता है बैठ के, ठीक है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या, एक्सपीरियंस क्या, सब चेक करेंगे पहले आपके बारे में। फिर ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता होगा, जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट होता है जो पूरा एक रेडी किया जाता है, इसमें सब कुछ बताया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब कैसी है, जॉब में क्या, इस जॉब में क्या काम, जैसे क्लर्क का जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक क्लर्क है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया तो बता दिया भाई जॉब के बारे में सब कुछ बता दिया कि जॉब कैसी है ये, ठीक है, क्या काम करना होता है, कितनी इसमें सैलरी होती है, कितनी इसमें अथॉरिटी होती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या एबिलिटी बंदे अंदर होनी चाहिए, जॉब का डिस्क्रिप्शन बना दिया, ठीक है। जॉब के बारे में बता दिया कि जॉब कैसी है, जॉब में क्या है, जॉब में इस जॉब में कहाँ बैठे काम करेंगे, आप किससे बात करनी होती है, आप किसको आपको ऑर्डर देना है, किससे आपको ऑर्डर लेना है। जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन से क्या समझते हैं आप, स्पेसिफिकेशन मतलब आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका मतलब क्या निकलेगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यही मतलब है इसका, जॉब क्वालिफिकेशन कह लीजिए आप उसको, जॉब स्पेसिफिकेशन कह लीजिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं क्वालिफिकेशन ही होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में ये लिखा होता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये लिखा होता है कि ये जॉब करने के लिए क्या क्या बंदे के अंदर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे पढ़िए इस चीज़ को, इसमें लिखा होता है डॉक्यूमेंट में, इस जॉब करने के लिए बंदे के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट में लिखा था, लिखा भी यहाँ पर, इसमें लिखा होता है क्वालिफिकेशन स्किल्स वगैरह क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। ये सारी मतलब पहले आपने क्या करा, जॉब का एनालाइज करा, जॉब के एनालाइज के अंदर ही आता है, जॉब के एनालाइज करा, फिर जॉब का ये बनाया सब कुछ, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया, जॉब का स्पेसिफिकेशन ये बनाया, सब बनाया। बनाने के बाद थर्ड में क्या करा, अब जॉब का एनालाइज करा, उसके मतलब जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया ना, ये जॉब इवैल्यूएशन ये बनाए और जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाया, इसके बेस पर आप एनालाइज करेंगे कैसे ये जॉब होनी चाहिए। फिर आपकी इस्टेब्लिश करेंगे हायरार्की कि आपकी मतलब कितनी आपकी वैल्यू है कंपनी में, किस पोजीशन पे आप रैंक कर रहे हो, ठीक है, किस पोजीशन पे आप ग्रुप कर रहे हो, क्या आपकी हायरार्की है, आप मतलब कितने सीनियर हो, आप कितनी आपकी रिलेटिव वर्थ है कंपनी में, ठीक है। इससे आपको पता लगी आपकी वर्थ कितनी है, आपकी फेयर एंड कंसिस्टेंट पे स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है। आपका पूरा एनालाइज करा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बनाया आपके बारे में सब कुछ कंपनी ने एक्सेस करा, आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करी, कितना आप काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। उसके बाद एंड में कंपनी एक्सेस करेगी भाई आपकी सैलरी अब कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ देखा, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप पे काम कर रहे हो, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होगी, आपके अंदर ये स्किल्स है, आप ये काम करते हो। एंड में उससे क्या पता लगा, एंड में उससे पता लगा कि आपकी भाई कितनी रैंक है कंपनी में, ठीक है, आपकी कंपनी में कितनी वैल्यू है ये पता लगी कंपनी को, ठीक है। उससे कंपनी को पता लगा भाई इस बंदे की तो काफ़ी वैल्यू है, ये तो बड़ा क्रिटिकल काम कर रहा है, उससे आपकी कंपनी को वैल्यू पता लगी, और जितनी वैल्यू होगी कंपनी के अंदर आपकी उतनी आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो उससे आपकी वैल्यू पता लगी, आपकी जो हायरार्की है, आपकी कितनी अच्छी पोस्ट है वो पता लगी, उससे आपकी सैलरी डिसाइड कर ली, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये आप समझिए होंगे। एम्प्लॉय मेंटेनेंस। एम्प्लॉय मेंटेनेंस आप सिंपल समझ गए, एम्प्लॉय को मेंटेन करना, समझ गए। एम्प्लॉय को मेंटेन करना का मतलब है जो भी एक्टिविटी और प्रैक्टिस अंडरटेक कर रहा है ना एम्प्लॉय, जो काम कर रहा है उसको मेंटेन नहीं रखना, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एम्प्लॉय की वेलबींग को, उसका पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट को है उसको अच्छे से बना के रखो। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि इसको मेंटेन करना कहता है ना, आपको गाड़ी मेंटेन करनी है, गाड़ी की मेंटेनेंस करनी है। क्या समझे इससे आप, गाड़ी की देख रेख करनी है ताकि गाड़ी अच्छी रहे, गाड़ी का इंजन सही रहे, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, फ्यूल है कि नहीं है, ऑयल है कि नहीं है, इंजन ऑयल है कि नहीं है, तो मेंटेनेंस में ये आता है।
गाड़ी के मतलब देख रेख करना, मेंटेनेंस करना। तो एम्प्लॉय मेंटेनेंस भी यही होता है। एम्प्लॉय मेंटेनेंस में चेक करा जाता है कि एम्प्लॉय से मेंटेन कराता है, उसको ये देखना होता है भाई एम्प्लॉय सही तो है कि नहीं है, वो दिमागी रूप से मेंटली वेलबींग है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसको, ठीक है। उसके अंदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया तो हुआ है ना हमको काम करने के लिए, उसको ऐसे दे दिया भाई आराम से कहीं बैठे काम कर ले, अच्छा दिया हुआ है ना उसको काम करने के लिए, मतलब उसको सही कोई दिक्कत तो नहीं ना। एम्प्लॉय को मेंटेन करना ही एम्प्लॉय मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मेंटेनेंस ऑफ मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आता है कि उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को वो करा जाता है, मतलब मेंटेन करा जाता है एम्प्लॉय की, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, अगर आप भाई ये कंडक्ट कराओगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, ये करोगे सब उसकी ध्यान रखोगे, उसकी मेंटल हेल्थ का, सोशल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, ठीक है। उसको प्रिवेंट करोगे कि उसको कोई भी वर्क रिलेटेड इंजरी ना हो, कोई भी उसको चोट वोट ना लगे, अगर आप इसका ध्यान रखो तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे क्योंकि आप इस पर ध्यान दे रहे हो बंदे पे, उसकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे जो काम कर रहा है उससे कोई दिक्कत ना, उस पर आप ध्यान दे रहे हो तो उसके वो एक्सीडेंट की जो वर्क प्लेस पर काम कर रहा है एक्सीडेंट के डिजीज़ के वो है वो कम हो जाएंगे। प्रमोट करोगे एम्प्लॉय की वेलबींग ताकि वो अच्छा रहे, ठीक है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि आप उसका ख्याल रखोगे भाई, उसको कुछ चोट नहीं पहुंचेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंपनी में। एब्सेंटीज कम होगा, टर्नओवर कम होगा, मतलब ये है कंपनी में कोई छुट्टी नहीं करेगा, कोई कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता भाई हमारा बहुत ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर, फिजिकली मेंटली सोशली सब में हमारा ध्यान रखा जा रहा है, हमको ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि हमको चोट न लगे काम करते टाइम। तो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटर हो कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे। वर्किंग कंडीशन अफेक्टिंग हेल्थ, हेल्थ को क्या इफेक्ट करता है, अगर आपका अच्छे मतलब क्लीननेस जगह पे नहीं है, हाइजीनिक जगह पे है तो आपको इफेक्ट करेगा। अगर आप लगा लीजिए आपको गंदी जगह से बैठना काम करते हैं, मतलब हाइजीनिक जगह नहीं है, आप एक मतलब आसपास में डस्टी एरिया है, चारों तरफ डस्ट है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्लीननेस नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये इफेक्ट करती है हेल्थ को। लाइटिंग और वेंटिलेशन आपकी इफेक्ट करती है आपकी हेल्थ, क्योंकि आपकी लाइटिंग कम होगी तो आपकी आईज वीक हो सकती है, वेंटिलेशन नहीं होगी तो आपको रेस्पिरेशन में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। नॉइज और टेम्परेचर ये भी आपको हेल्थ को इफेक्ट करता है। आप कहीं काम कर रहे हैं, पूरे फुल वॉल्यूम में गाने बज रहे हैं, काफ़ी नॉइज है, मतलब काम करने की काफ़ी आवाज़ आ रही है, वो आपका हेल्थ को इफेक्ट करेगी। टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, ये आपको इफेक्ट करेगी। ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वर्कलोड प्रेशर ये भी आपको इफेक्ट करता है भाई, कितना प्रेशर है आपके काम का आपके ऊपर, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स भाई आप काम करने में क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, क्या आपको इंजरीज हो सकती हैं, ये सारी इफेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ को, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स वही है, वही दिक्कतें और डेंजर्स है और रिस्क है जो एम्प्लॉय को फेस करना पड़ता है काम करते टाइम, मतलब जो भी काम कर रहा है ना उसको करते टाइम जो फेस करना पड़ता है उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स और डेंजर कहते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़े कैसे कैसे डेंजर होते हैं, फिजिकल होते हैं यार, फिजिकल में आपको हियरिंग लॉस हो गया, ये हो गया, स्किन डिजीज हो गई, केमिकल लॉस में आ गया, ठीक है, बायोलॉजिकल लॉस में आपको डिजीज हो गई, वायरस वगैरह आ गया आपके अंदर, बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो ये सारा कुछ होता है, मतलब वो है। प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, मतलब इसको सही रखने के लिए क्या क्या मेजर ले सकते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर में क्या है, क्लीन जगह पे आपको दी जाए काम करने के लिए, आपको काम वहाँ पे ज़्यादा नॉइज ना हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर भी खराब ना हो कि भाई ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा सर्दी है, ऐसा ना हो, ठीक है, कोई ऐसे बैक्टीरिया वायरस ना हो, वहाँ पर साफ सुथरी जगह हो। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर है, क्या क्या हम ध्यान रखते हैं चीज़ें ताकि हमारे प्रिवेंट रहें इन चीज़ों से, हम बचे रहें, ठीक है। और क्यूरेटिव मेजर्स वो होते हैं जिससे आपको चीज़ तो वो हो गई, आपको लगा लीजिए आप कंपनी में थे, आपको दिक्कत तो हो गई इससे, आप कंपनी में थे, आपके अनहाइजीनिक कंपनी थी, बिल्कुल क्लीननेस नहीं थी, ठीक है, अनहाइजीनिक थी, बैक्टीरिया वगैरह आप में लग गए, अब आपको बीमार हो गए हैं, आपको कोई भी बीमारी आ गई है, कोई सीरियस बीमारी कर लीजिए, कुछ भी आ लीजिए, ऐसे वहाँ पे काफ़ी क्लीननेस नहीं थी, जो डेंगू के मच्छर घूम रहे थे तो वो उसने आपको काट लिया, तो आपको डेंगू हो गया, आपको कुछ भी अगर बीमारी भी होगी तो आप क्यूरेटिव मेजर लीजिए। क्यूरेटिव क्या होता है, जो क्योर करेंगे हम, प्रिवेंटिव होते हैं बीमारी से पहले, समझ रहे हो ना, इतना तो पता ही होगा आपको बेसिक चीज़ है। प्रिवेंटिव मेजर प्रिवेंशन होता है ना, प्रिवेंशन वो बीमारी से पहले होता है कि भाई बीमारी ना होने से पहले आपने करा, साफ सुथरी जगह पे आप बैठ जाओ, ठीक है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, मतलब आपने पहले से प्रिवेंशन करके रखा है, मेरे को दिक्कत ना हो जाए। पर क्यूरेटिव मेजर्स होते हैं वो बीमारी होने के बाद लिए जाते हैं कि अब बीमारी हो गई, अब हमको क्या करना चाहिए, तो उसमें कंपनी क्या करती है, इलाज कराती है भाई, उसका हॉस्पिटलाइजेशन कराती है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराती है, ठीक है, उसको सारे जो भी एक्सपेंस है, जो भी उसका मेडिसिन वगैरह पे हो गए तो वो देती है। इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम भी यही होता है भाई, इसमें चेक कराता है, रेगुलर चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप होता है, एम्प्लॉयज़ का सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर मतलब कंपनी में जो भी एम्प्लॉय हो फिट रहे, फाइन रहे, कोई भी उसको दिक्कतें ना आए, कोई भी उसको मतलब नौबती ना आए, उसको क्यूरेटिव मेजर्स लेने पड़े, कोई उसको बीमारी नहीं हुई तो क्यूरेटिव मेजर क्यों लेगा वो, ठीक है। भाई ये कॉजेज लिखे क्यों होता है, इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, सब आपको पता होगा यार, मैकेनिकल से इससे ये पता है सब आपको, ठीक है, इतना वो नहीं है। स्टेप्स टू इंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी बरकरार रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके, ठीक है। सेफ्टी ट्रेनिंग दो पहले तो उसको भाई, उसको पहले बताओ क्या क्या सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या आपको ट्रेनिंग मतलब आपको नॉलेज की चीज़ होनी चाहिए ताकि आप अपनी सेफ्टी खुद संभाल पाओ, ठीक है।
आपको सेकंड स्टेप में आप समझाओगे, ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद आप समझाओगे भाई आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, आपको ये पहन के काम करना चाहिए ताकि आप सेफ रहो, ठीक है। रेगुलरली सेफ्टी के इंस्पेक्शन होने चाहिए कंपनी के अंदर, ताकि उसको पता लगता रहेगा, एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा, और सेफ्टी जो इंस्पेक्शन ले रहे हैं उनको पता रहेगा भाई एम्प्लॉय जो है उनकी सेफ्टी का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है। इससे आपको पता लगता रहेगा, और एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे भाई उनको सेफ्टी गियर्स इनको पहन रखना चाहिए, कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेज इंस्टॉल करना कंपनी में, कह लीजिए वो कभी आग लग जाती है कंपनी के अंदर, तो उसके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट पहले से इंस्टॉल कर देना कंपनी में। आग लग जाए फायर एक्सटिंग्विशर जगह जगह पर टंगे हुए होने चाहिए, ठीक है। अलार्म लगे होने चाहिए ताकि सबको पता लग जाए, सब अपना सेफ्टी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे आपको बचना है, ठीक है। ये होना चाहिए। एमरजेंसी प्रिपेयरनेस होनी चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है। आपके एमरजेंसी प्रिपेयरनेस का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी एमरजेंसी आए तो उसके लिए प्रिपेयरनेस कंपनी के अंदर पहले से होनी चाहिए। ऐसा स्टेप्स पहले कंपनी को ले लेनी चाहिए ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए, जैसे लगा लीजिए एकदम से कोई कंपनी में एक मतलब लगा लीजिए कोई कह लीजिए एक मशीनरी थी, कह लीजिए वो इतनी हीट हो गई एकदम से उसमें ब्लास्ट हो गया, ठीक है। वैसे ब्लास्ट होता नहीं है, ऐसे लगा लीजिए ब्लास्ट हो गया, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा था उसको एकदम चोट पहुंच गई, तो एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए भी कंपनी के अंदर तैयारी होनी चाहिए। कुछ भी एकदम से एमरजेंसी आ गई, उसको एकदम से चोट लग गई है, तो कंपनी के अंदर ये होना चाहिए भाई हाँ हमारे पास एमरजेंसी फर्स्ट एड किट है, एमरजेंसी में हमारे पास डॉक्टर है जो एमरजेंसी सिचुएशन में हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को सेव करके रखेगा, उनको जो भी एकदम से दिक्कत आई है एमरजेंसी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर वगैरह आपको पता ही क्या होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव भैया एम्प्लॉय वेलफेयर का होता क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एम्प्लॉय को भाई अच्छी वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करना, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, उसका मोटिवेशन मोरल बढ़ाना, उसका रिड्यूस करना लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, ये करना कि हमारे एम्प्लॉय जो है वो कम एब्सेंट होंगे और कम कंपनी को छोड़ के जाएंगे, ठीक है। बेटर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होगा भाई, दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत रहेगी। एक होती है कितने तरह के टाइप्स ऑफ वेलफेयर होते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए 3 टाइप के 4 टाइप के होते हैं। एक तो इकोनॉमिक सर्विस होती है जिसमें आप उसको कैंटीन दे दिया, ट्रांसपोर्ट दे दिया, हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, मेडिकल दे दी, इकोनॉमी का, ये पैसे के रिलेटेड होते हैं, समझ रहे हैं। आपने क्या करा, फाइनेंशियली प्रोवाइड फाइनेंशियल जॉब रिलेटेड दे दिया, फाइनेंशियल मतलब पैसे नहीं दिया, पैसे नहीं देते आप वेलफेयर में, वेलफेयर का मतलब नहीं तो भाई वेलफेयर कर रहे हैं लो सब 5,000 रुपये ले जाओ, ऐसे नहीं होता वेलफेयर का मतलब होता है कुछ सर्विस देना, कोई प्रोडक्ट दे देना उसको, ठीक है, ये वेलफेयर के अंदर आता है। वेलफेयर आपने देखा होगा NGOs वगैरह होते हैं, ये वेलफेयर का काम करते हैं, तो पैसे नहीं बांटते भाई लोगों के बीच में कि NGO जा रहा है गली गरीब जा रहा है, लोग गरीब लोगों को पैसे बांट रहा है, नहीं, वो NGOs क्या होता है, वो पैसे नहीं देगा, पैसे के वर्थ के कंबल बांट देगा, ठीक है, रहने की जगह दे देगा, खाने पीने का सामान दे देगा, तो NGOs ये करते हैं, ठीक है। तो वेलफेयर में ऐसा ही होता है, पैसा नहीं देते वेलफेयर में। इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या होता है, पैसे के रिलेटेड पैसे की वर्थ की चीज़ दे देते हैं उनको, समझ रहे हो। लगा लो कि कैंटीन दे दिया उनको पर्सनल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे दे दिए उनको, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन दे दी, हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, रहने का वो दे दिया, उसको कहाँ रह सकता है वो, मेडिकल केयर दे दी उसको, हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, फंड वगैरह दे दिया, पेंशन वगैरह दे दिया, तो फिर इकोनॉमिक सर्विस के अंदर आता है। साइकोलॉजिकल सर्विस के अंदर उसको ऑफर करा एम्प्लॉय को रिलैक्सेशन एंड एन्जॉयमेंट टू रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, मतलब उसको कह लो कि उसको दे दिया स्पोर्ट्स एंड गेम के लिए वो दे दिया, कल्चरल एक्टिविटीज़ का टाइम दे दिया उसको, हॉलीडेज दे दी उसको, एक्सेस, उसको लाइब्रेरी का एक्सेस दे दिया, रीडिंग रूम्स दे दी ताकि वो आराम से बैठ सकता है, अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है, जो भी उसको इतना रिलैक्स मतलब इतना स्ट्रेस है उसको रिलीज कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है और इन्जॉय कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यही चीज़ें कंपनी दे रही थी, साइकोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है, ताकि वो अपना साइकोलॉजिकल स्टेट सही कर पाए, ठीक है। फैसिलिटी सर्विसेज में होता है फैसिलिटीज़ कुछ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लगा लो क्लीन रूम दे दिया, ठीक है, लंच रूम दे दिया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे दिया, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन दे दी, चाइल्ड केयर दे दी, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग वेंटिलेशन दे दी, ये सारा कुछ फैसिलिटी के अंदर। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट भी देती है और कई बार कंपनी के एम्प्लॉयर होते हैं ना, जो कंपनी एम्प्लॉय करते हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर वो भी देते हैं। ये क्यों देते हैं, ताकि कंपनी के जो एम्प्लॉयर है वो एक इकोनॉमिक रिस्क से बचा रहे। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है, एकदम से भाई उसकी नौकरी छूट गई, एकदम से वो बीमार पड़ गया, एकदम से उसको डिसेबिलिटी कोई आ गई, एकदम से भाई उसकी डेथ हो गई, तो उसके रिलेटेड भी कंपनी उसको एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करती है, ताकि आपको अगर क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही आ गई ना, इकोनॉमिक रिस्क की एकदम से अगर उसको कोई बीमारी आ गई, एकदम से कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो उसके ऊपर इकोनॉमिक रिस्क तो आया ना भाई, पैसे नहीं कमा पाएगा, अब वो एकदम से डिसेबल हो गया, वो हाथ पैर काम करने एकदम से बंद कर गए, इकोनॉमिक रिस्क आ गया ना उसके ऊपर, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब वो पैसे नहीं कमा पाएगा, इकोनॉमिकली स्ट्रगल करेगा, ठीक है, इकोनॉमिक रिस्क आ गया है, तो उसके रिलेटेड भी कंपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देती है, गवर्नमेंट ही देती है, ताकि भाई एक इकोनॉमिक रिस्क से बचा रहे, ठीक है, एम्प्लॉय बचा रहे, क्योंकि भाई कोई भी अगर उसको दिक्कत आए जिससे वो ऐसी इनएबिलिटी हो जाए तो पैसे ना कमा पाए, ठीक है, तो ऐसे स्टेट में कंपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम देता है कि एम्प्लॉय बचा रहा है, एम्प्लॉय को एक रहे कॉन्फिडेंस, जहाँ पे मेरे पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, आगे मेरे को कुछ हो भी जाता है तो पैसे मेरे को फिर भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा भाई मैं कमाने कहाँ जाऊँ, ठीक है। और जो कंपनियाँ ये देती है ना ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये
जो कंपनी देती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। कि आप कुछ समझिए, एक कंपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं दे रही, एक दे रही है, तो आप जाना पसंद किस में करेंगे? उसी में देंगे ना जो भाई आपका ख्याल रखेगी, आपका ये भी ध्यान रखेगी, या आपको कल को आगे कुछ हो भी जाता है तो आपको एक ये रहेगा कि भाई हाँ, मेरे को बेड पर लेटे हॉस्पिटल में लेटे पैसे फिर भी मिल जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मेरी कंपनी या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आप वहाँ रहना पसंद करेंगे। ठीक है, ये मैंने समझा दिया कौन सी मतलब रिस्क, मैंने सारे फीचर मैंने उसको बता दिए कि रिस्क से बचाता है, गवर्नमेंट भी देती है, एम्प्लॉयर भी देता है, लीगल राइट भी होता है इसका। ठीक है, अप्रोच बता दिए, कंपनी कई बार तो पैसे दे देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ये अप्रोच ऐसी होती है कंपनसेशन अप्रोच, जिसमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। आपको कुछ भी रिस्क हो गया, इंजरी हो गई, बीमारी हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, तो उसमें कंपनसेशन से दे देंगे। आप कंपनसेशन कहते हैं पैसा दे देंगे आपको। आपको बीमारी हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, बहुत अच्छा कोई बहुत बुरा कोई डिसऑर्डर हो गया, आपको पैसे दे देंगे ट्रीट करने के लिए कि भाई ये लो, ये पैसे रखो, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट करा लो, जो बीमारी लग गई तुम्हें ठीक करा लो। ठीक है, कोई भी तुम्हें इलनेस से कोई डिसऑर्डर हो गया, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे देंगे। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है कि एक एम्प्लॉय को ये रहे, मेरे को अगर कुछ हो भी जाता है तो कंपनी मुझे पैसा प्रोवाइड कर देगी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा एट द मोमेंट। ठीक है, ये होता है। एक होती है रिस्टोरेशन अप्रोच, इसमें कंपनी क्या करती है, रिस्टोर करती है बंदे को उसी जगह पे जहाँ पर वो पहले था। ठीक है, आप लगा लीजिए आप बीमारी से पहले एक आप सही इंसान मतलब सही थे, आप स्टेट में थे, आप बीमारी से पहले। ठीक है, अब आपके अंदर कोई डिसऑर्डर हो गया, एकदम से लगा लीजिए आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई, आपका हाथ पैर काम करना एकदम से बंद कर दिया। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत आ गई है, तो रिस्टोरेशन अप्रोच में करती है कंपनी, करती है आपको रिस्टोर करती है। रिस्टोर क्या मतलब होता है, जहाँ आप पहले थे वहाँ आपको लाना, उसको रिस्टोर कहते हैं ना। कोई भी चीज़ रिस्टोर करना क्या होता है, ऐसे कुछ भी रिस्टोर करने का मतलब होता है जहाँ वो पहले थी वहीं पे इसको दोबारा लाना, इसको रिस्टोर करना कहते हैं। तो अगर आपको बीमारी होती है, रिस्टोरेशन अप्रोच अगर कंपनी फॉलो कर रही है, तो उसमें कंपनी का एम ये रहेगा, जहाँ आप पहले स्टेट में थे, जैसे आप पहले थे, आपको जैसा पहले थे वैसे आपको अब दोबारा बनाना, ये कंपनी का एम होता है रिस्टोरेशन अप्रोच में। अगर आप बीमारी से पहले सही थे, हंसते खेलते थे, अब बीमारी के बाद अब आपको दिक्कत हो गई है, तो कंपनी का रिस्टोरेशन अप्रोच में ये रहेगा कि आप जैसे पहले थे आपको वैसा रिस्टोर करना, आपको पहले जैसी कंडीशन में ला के रखना, वो कंपनी का एम होता है ताकि आप सही हो जाओ। ठीक है, प्रिवेंशन अप्रोच है, इसमें यही अप्रोच रहती है कंपनी की कि पहले से हम प्रिवेंशन करके रखें। ठीक है, पहले से हम सोच कर रखें कि भाई क्या क्या हमको मेथड्स मतलब क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, पहले से कंपनी ले लेगी ताकि पहले से भाई रिस्क आए ना। समझ रहे हो, ये तो रिस्क आ गए उसके लिए। ठीक है, ये होता है कि कंपनी इसको फॉलो कर लेती है प्रिवेंशन अप्रोच, जिसमें पहले सोच लेती है कि भाई रिस्क आए ना, इसलिए पहले हमने मेजर्स ले लिए। ठीक है, पहले से हमने सेफ्टी गियर्स दे दिए, पहले से हमने पूरी सिक्योरिटी का पहले इमरजेंसी का सब कुछ मेथड कर रखा है, अरेंजमेंट कर रखा है, प्रिवेंशन पहले ही कर रखी है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की फायदे क्या होते हैं, वही है भाई, इकोनॉमिक रिस्क से बचाती है, ओल्ड एज से बचाती है, एम्प्लॉयमेंट इंजरीज से बचाती है, वेलफेयर होता है, मोरल बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, पॉवर्टी कम करती है, इनइक्वालिटी कम करती है। ठीक है, ये आता है आपका एम्प्लॉयर रिलेशन, लास्ट आपका चैप्टर। पहले इसको कर लेते फिर बताता हूँ। एम्प्लॉयर रिलेशन ये क्या होता है, इसमें कनेक्शन आपको पता होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर ये दो रिलेशन होते हैं कंपनी में, जिनके कनेक्शन से कंपनी चलती है। कंपनी अपने आप नहीं चलती, कंपनी अकेले एम्प्लॉय से भी नहीं चल पाएगी, कंपनी अकेले मैनेजर से नहीं चल पाएगी। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों की मतलब दोनों की मतलब साथ में होना चाहिए, जब भी कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कंपनी अगर एम्प्लॉय अपने आप काम कर रहे हैं, मतलब काम कुछ और कर रहे हैं, एम्प्लॉय कुछ और काम कर रहे हैं, तो भी कंपनी नहीं चल पाएगी, उनको डायरेक्शन नहीं मिली हुई अच्छी। और अगर मैनेजर डायरेक्शन दे रहे हैं और एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, तो भी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, दोनों को साथ में मिलकर काम करेंगे तो एम्प्लॉय कंपनी जो है अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, तो यही होता है एम्प्लॉयर रिलेशन। इन दोनों का रिलेशन कॉम्बिनेशन मिलकर ही एक अच्छी कंपनी बनाता है, एक अच्छी कंपनी को ग्रोथ दिलाता है। ठीक है, इसकी नीड क्यों है मैंने बता दिया आपको, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, दोनों के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर अच्छा रिलेशन है, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है, तो भाई पीस बनी रहेगी, दोनों के बीच में पीस बनी रहेगी, म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा, लेबर टर्नओवर कम होगा, कंपनी छोड़ के बंदे कम जाएंगे, उनको पता है भाई मेरा मैनेजर से अच्छा रिलेशन है। आप क्लर्क हैं, आपको पता है आपका मेरा मैनेजर से अच्छा रिलेशन है, आप कंपनी छोड़ के जाएंगे नहीं, आपको पता है यार मेरा अच्छा रिलेशन है, बातचीत बढ़िया, आपको मजा आ रहा है कंपनी में, आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन बनी रहेगी, बातचीत अच्छी रहेगी आपके बीच में, ताकि आप एक दूसरे की बात समझ सको, वो क्या समझा रहा है आप समझ सको, वो क्या बोल रहा है आप समझ सको। ठीक है, फीचर्स आपको बता दिए, लीगल एग्रीमेंट होता है, वर्क फॉर वेजेस होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में यही होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं काम करूंगा आप मुझे वेजेस दो। ठीक है, कंट्रोल होता है, एम्प्लॉयर जो होता है डायरेक्टली मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है एम्प्लॉय को। म्यूचुअल ड्यूटीज, दोनों की अपनी अपनी म्यूचुअल ड्यूटीज होती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, ऑनगोइंग रिलेशन होता है, लीगल दोनों के बीच में इलीगल एग्रीमेंट होता है, भाई दोनों आपस के एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वो काम कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए। ठीक है, समझ गए आप। कॉम्पोनेंट क्या होते हैं इसके, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ों से बिल्ड होता है, आप ऐसे समझते हैं।
और लगा लीजिए इसको सीधे भाषा में बोलूँ, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में क्या क्या चीज़ें होती है जो उसका अच्छा रिलेशन दोनों के बीच में बनाती हैं। अच्छी कम्युनिकेशन करना, ठीक है, अच्छा दोनों को रिस्पेक्ट करेंगे तो भाई अच्छा दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, अच्छे एक दूसरे के आपस में कमिटमेंट है एक दूसरे की आपस में, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हारा काम करता हूँ, तुम मेरा काम करते हो, कमिटमेंट है एक दूसरे के अगेंस्ट में, ठीक है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है, ठीक है। ये एडवांटेजेस क्या है मैंने बता दिया भाई, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, दोनों के बीच में लड़ाई कम होगी, क्योंकि उनके अंदर अगर अच्छा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, तो उनकी लड़ाई कम होगी, उनके बीच में रिटेंशन अच्छा होगा, वो कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं, एम्प्लॉय को उसको पता अच्छा रिलेशन है मेरा, टीम वर्क बढ़ेगा। और अगर पुअर कम्युनिकेशन मतलब पुअर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन हो तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पुअर का मतलब दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, मैनेजर और उसके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, तो क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं, तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है भाई। कम्युनिकेशन नहीं होगी तो भाई ये भी एक बैरियर है, मतलब इसमें लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें दिक्कत करती हैं दोनों के बीच में खराब रिलेशन बनाने में, ठीक है। आप लगा लीजिए आप है और आपके मैनेजर है, आप और आपके मैनेजर के बीच में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दोनों का रिलेशन खराब करती है, कैसे खराब करेगी। एक तरफ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप एक दूसरे की बात समझते नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो, एक दूसरे की बात समझना चाहते भी नहीं, ना समझ रहे हो, ठीक है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपकी दिक्कत करेगी। अनफेयर ट्रीटमेंट, अगर आपका मैनेजर अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो आपका रिलेशन खराब होगा, ये भी एक फैक्टर है। आपको अच्छी कंडीशन नहीं देगा, आपको मतलब अच्छी काम करने की जगह नहीं देगा, तो आप भी सेटिस्फाई नहीं रहोगे, आप भी उससे बात नहीं करोगे, आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा उससे। आपको लगा लीजिए कंपनी मोरो को अच्छे से जगह दी हुई है, अच्छा अलग कैबिन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको अलग से साइड में कहीं बिठाया हुआ है, यहाँ पे पंखा होगा कहीं नहीं है, तो आपको बिठाया हुआ है, तो आपको अच्छी कंडीशन नहीं दी हुई, तो आप भाई सेटिस्फाई नहीं रहोगे, तो ये भी एक पुअर आपका कॉज बन जाएगा, पुअर एम्प्लॉय रिलेशन का। बाकी लिखा हुआ आपको सैलरी कम देंगे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, आप अच्छा काम कर रहे हो फिर भी आपका रिकॉग्निशन नहीं कर पाए, आपकी अच्छाई देख नहीं रहा है मैनेजर, तो भी आपका रिलेशन खराब होगा। आपको यार इतनी मेहनत करता हूँ ये देखता नहीं मेरी, तो रिलेशन आपके बीच में खराब होगा। स्टैंडर्ड्स क्या लेने चाहिए ताकि आपका अच्छा रिलेशन बना रहे। वैसे तो आप इसको पलट कर लिख सकते रहे कि अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए अच्छे काम का मेरा, ठीक है, वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, डिलेड पेमेंट नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आप इसको पलट के लिख सकते हो, ये दिक्कत है, इन दिक्कतों को सॉल्व कर दोगे, ये स्टैंडर्ड बन जाएंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने बता दिए, आप पढ़ सकते हैं, ये भी वही चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। और ये आ गया अप्रोचेस फॉर, एक सेकंड, अप्रोचेस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। आपके और आपके मैनेजर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा। आपको ये सोचिए क्या उसके आपको सॉल्व करने के लिए क्या क्या लगेगा आपको। पहले तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर लो, यार ऐसा ऐसा करके ले लो, ठीक है, चलो मैंने ऐसा नहीं करा, आपने भी तो ऐसा नहीं करा, तो नेगोशिएशन ऐसे होता है ना, दोनों तरफ से बातचीत कर लो, ठीक है। नेगोशिएशन करके जो आपके बीच में लड़ाई है, डिस्प्यूट, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। मेडिएशन कर लो, कोई थर्ड पर्सन आके बीच में आपको लड़ाई सॉल्व करा दे, आपके बीच में दोनों की लड़ाई है, कैसे सॉल्व होगी। तो नेगोशिएशन कर लो, दोनों आपस में बातचीत करके कर लो भाई, नेगोशिएशन कर लो भाई, हाँ चल तूने भी ये नहीं करा, मैंने भी तेरा ये नहीं करा, ठीक है, नेगोशिएट करके कर लिया, ठीक है। एक होता है भाई आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन मेडिएटर बन के आए, थर्ड पर्सन है वो आपके सॉल्व करा जाए, आपका मैनेजर के बीच में आपका एक अगर टॉप लेवल मैनेजर आ जाए, वो दोनों के बीच में सॉल्व करा, एक बार सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और बाकी दो भी लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और एक एक्सप्रेस इशू भी होता है, जिसमें कि आप अपने इशूज जो भी आपको हैं आप उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। भाई देखो मेरी दिक्कत ये थी, वो मैनेजर करके ये मेरी ये दिक्कत ये थी, आपने एक दूसरे की दिक्कतें सुन ली दिक्कतें सुनने के बाद क्या करोगे, अब आप दोनों ने आपस में दिक्कतें सुन ली तो आप डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो, ठीक है। आपने एक दूसरे की परेशानी सुन ली तो आप सॉल्व कर सकते हो। आप वो कहेगा भाई मेरे को ये परेशानी तेरे से, तू ये काम मेरे से नहीं करता, ये नहीं करता, ठीक है, आपने सुन ली। अब आप कहोगे भाई मैनेजर मेरे को तेरे से ये परेशानी है, तू मेरी बात नहीं सुनता, तू मैं जो काम करता हूँ ना मेरी रिकॉग्निशन नहीं होती, कितना अच्छा काम कर लो मेरे को रिवॉर्ड कभी नहीं मिलता उसका, आपने बता दी। तो आपस में बात सुन ली, आपने दोनों ने अपने इश्यूज को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, दोनों के आपस में बातचीत हो गई, आप वो आपके इशू समझेगा, आप उसके इशू समझोगे, वो समझेगा, वो भी समझेगा भाई मेरे को उसका अप्रेज करना चाहिए, अच्छा काम कर रहा है, उसको सैलरी देनी चाहिए, इंसेंटिव्स देनी चाहिए, अच्छा काम कर रहा है तो रिकॉग्निशन देना चाहिए। वो आप भी उसकी बात समझोगे, भाई वो मेरे को काम दे रहा है तो मेरे को करना चाहिए, तो आप दोनों में ले दे के बात कर लोगे तो आपके सेटल हो सकता है डिस्प्यूट। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर के ऊपर, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर कैसे कैसे आए थे, ठीक है। हाँ, एक पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और मैंने 12 चैप्टर क्यों कराया मैं बता दूँ, पहले 16 चैप्टर थे वैसे तो उसमें, पर मैं कह रहा हूँ आपको 12 चैप्टर ही करें फिलहाल, क्योंकि बाकी के 4 चैप्टर वो काफ़ी लेंदी है। और साथ ही साथ मेरा कराने का ये भी मोटिव है, आप एक दिन में 16 चैप्टर नहीं कर सकते, तो आपको पता होगा आपके दिन में काफ़ी कम दिन बचे आपके एग्जाम में, ठीक है। 16 के 16 चैप्टर आप करने चलोगे भाई, वही है ना, जो सब कुछ करने चलता है ना वो कुछ नहीं कर पाते हैं एंड में, ठीक है। ये बात आपने सुनी होगी, जो सब करने के लिए भागता है ना वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं एंड में, तो वो वाली बात बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना कर लीजिए, पास तो आप इजीली हो जाएंगे। आप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको पढ़ लीजिए एक बार और फिर दिखाता हूँ मैं आपको मैंने कितना पढ़ा दिया, आपको कितनी नॉलेज आपको आ गई है, ठीक है। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई मैंने जो तक पढ़ा है वो वर्थ इट है, ठीक है। बाद में बताऊंगा पीडीएफ पर डाउनलोड करनी है, ठीक है। यार 2023 का पेपर है बीकॉम का, ठीक है।
ठीक है। ऑनर्स का करा रहा हूँ, ऑनर्स वालों को उसका आपका तो ईजी आएगा। मैं ऑनर्स का क्यों लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। आपके लिए ऑनर्स का मैं इसलिए लाया हूँ, अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे देख रहे हैं तो आपके लिए तो फायदा ही है भाई, अपने से ऊपर का लेवल का देख रहे हो। अगर आप अपने से ऊपर के लेवल का प्रिपेयर होगे ना, अपने से नीचे लेवल तो आराम से कर दोगे, समझ रहे हो ना। अगर आपने पढ़ा हुआ है, कोई 10th पास लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है और मैं आपको 12th पास लेवल का पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, तो उससे क्या फायदा होगा। 12th का पढ़ लिया तो 10th तो आसानी से निकाल दोगे आप, क्योंकि आपने 12th तक का पढ़ा हुआ है, आसानी से निकाल दोगे। और अगर ऑनर्स का बच्चा दिख रहा है इसको, ऑनर्स वाले के लिए तो भाई वीडियो है ही, उसके लिए ऑनर्स का मैं दिखाई रहा हूँ। बाकी अगर प्रोग्राम वाले में टेंशन ना ले भाई, सेम ही पेपर आता है आपका भी, टेंशन मतलब सेम सिलेबस, सेम सब्जेक्ट सब होता है, सेम क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है। तो आपके लिए भी अच्छी बात है कि अगर आप इस लेवल का प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको तो और अच्छा हो जाएगा। आप देख लीजिए पहले इसको, पहले पूछा हुआ एक्सप्लेन करो एचआरएम क्या होता है, उसके बारे में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। मैंने बता दिया एचआरएम क्या काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। क्या रोल होता है एचआर मैनेजर का एक कंपनी के अंदर, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके, ठीक, कैसे वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को मतलब इफेक्टिवली वो कर सकता है, क्या क्या रोल प्ले करता है वो, ठीक है। और कैसे कैसे वो अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली फुलफिल कर सकता है। तो आपको पता है मैंने काम उसके होते हैं, रिक्रूटमेंट करना होता है, ये इसके सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब उसका काम प्लानिंग वगैरह करना भी होता है, प्लानिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग करना भी होता है, एम्प्लॉय रिक्रूट भी करना होता है, कंपनसेशन रिलेटेड भी काम होता है, ये सब उसके काम होते हैं। सोशल इकोनॉमिक लीगल टेक्नोलॉजी इसमें इफेक्ट एचआर मैनेजर्स वही है। अगर आप एनवायरनमेंट में सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ये भी सारे बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता क्या होगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बना दी, तो उस कंपनी को चेंज करने के लिए एचआर मैनेजर ही काम करेगा। कंपनी ने मतलब मैंने बताया था, गवर्नमेंट ने एकदम से कहा भाई ये मशीनरी बैन कर रहे हैं हम, ये मशीनरी आज से कोई यूज़ नहीं करेगा, तो इस पर अडेप्ट कौन करेगा, कंपनी को चेंज कौन करेगा, मैनेजर ही तो करेगा। मैनेजर बैठा उसने देखा कि भाई गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिटिकल ये एनवायरनमेंट के थ्रू ये आया है, ऑर्डर आया है कि ये मशीनरी चेंज करनी है। अब कंपनी को चेंज करना है, उसके रिलेटेड भी कंपनी में भी वो चेंजेस लाने ताकि वो जो गवर्नमेंट के जो चेंजेस हैं उससे चेंज मैच कर सके, ठीक है। तो कौन करेगा इसको, मैनेजर ही करेगा, मैनेजर का काम होता है, ठीक है। तो मैनेजर ही कंपनी में करेगा कि भाई हम ये आपसे यूज़ ना करें ताकि हमको आगे जाके कोई कंपनी पर केस ना हो गवर्नमेंट द्वारा, तो सब कुछ बता देंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। शॉर्टेज ऑफ टैलेंट मेजर चैलेंज होता है, मैंने सेम टू सेम आपको बताया। शॉर्टेज ऑफ टैलेंट एक मेजर चैलेंज होता है मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए। भाई कंपनी चाहती है टैलेंट मिले उसको, ठीक है, कंपनी चाहती है कि शॉर्टेज ना हो हमारी कंपनी में टैलेंट की तरफ, पर वो रिक्रूट करने जाना मतलब कंपनी के अंदर टैलेंट नहीं है, तो एक एचआर मैनेजर के लिए काफ़ी दिक्कत की बात होती है। दिक्कत की बात क्योंकि आप कंपनी का मैनेजर है, आपने देखा यार मेरी कंपनी में शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है, कंपनी के अंदर जो हमें टैलेंट चाहिए होता है ना वो टैलेंट कंपनी के अंदर नहीं है, मतलब वो क्वालिटी नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत है। आपने जो गोल्स बनाए हैं, कंपनी ने जो गोल्स बनाए हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टेज ऑफ टैलेंट ये दिक्कत होती है आज की इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। और एचआर मैनेजर कैसे इसको चीज़ों को वो करता है, अडेप्ट करता है, मतलब चीज़ों को क्या स्ट्रेटेजी लाता है जो कि चीज़ सही हो सके। भाई वो रिक्रूट करता है, वो ऐसे बंदे को रिक्रूट करता है जिसमें शॉर्टेज ऑफ टैलेंट ना हो, जो टैलेंट हमें चाहिए वो टैलेंट उसके अंदर हो, सारी क्वालिटीज अंदर उसके वो हो जो हमें चाहिए। कंपोनेंट क्या होता है, एम्प्लॉय इंडक्शन के प्रोग्राम के मैंने आपको बता भी दिया है। कंपोनेंट में एम्प्लॉयज इंडक्शन में होता है, जो भाई स्टार्टिंग होते दिया था, मतलब कंपनी ज्वाइन करते ही एम्प्लॉय को जो इंडक्शन प्रोग्राम दिया था उसको एम्प्लॉय इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने आपको बता रखा है। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग मैंने क्या बताया, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग का मतलब क्या होता है, इंडक्शन जैसा ही होता है। मैंने कहा था ना आपको, ऑनबोर्डिंग का मतलब ये होता है कंपनी में जाते ही पहले दिन से आपको थोड़ा सिखाना लग जाते हैं, भाई कंपनी ऐसी है, कंपनी के बारे में सब कुछ होता है, मतलब ये इंडक्शन जैसा ही आप कह सकते हैं, इंडक्शन जैसी ये डेफिनेशन इसकी होती है। मैंने बता दिया इसके बारे में, आप लिख सकते हैं की कंपोनेंट क्या होता है। ई लर्निंग भाई मैंने बताया था, ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होगा, आपको ऑनलाइन सिखाया जाएगा काम, आपको मतलब वहाँ नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है काम सीखने के लिए, आपको यहीं पर जूम मीटिंग में समझा देंगे कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या काम होते हैं, ठीक है। आपको कोर्सेज दे देंगे, ये कोर्सेज को परचेज कर लो, या कोर्सेज परचेज करके दे देंगे, ये पढ़ लो, ये कोर्सेज अटेंड कर लो, वेबिनार ले लो, सेमिनार ले लो, ठीक है। तो वो भी आप समझ जाएंगे उससे। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस देखना भाई कि एम्प्लॉयज जो हमारी कंपनी में कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कंपनी में उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कैसा काम कर रहे हैं, वो कितने एफिशिएंट काम कर रहे हैं, कितना डीले कर रहे हैं, ये सब क्या देखते हैं, इसको सबको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना कैसे करोगे, उसके पहले वो जानोगे भाई कैसा काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है कंपनी में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने पीछे आपको पढ़ाया, देख रखा है, देख रहे हो आप कि मैं जो भी पढ़ाया है ना पीछे सारा इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया है मैंने। आप ऐसा नहीं कहोगे मैंने कुछ वेस्ट पढ़ाया, सब कुछ पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद। वह 2 घंटे 3 घंटे में 5 घंटे में मतलब 2 घंटे में 3 घंटे में मेरी वीडियो है, ये देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई हाँ समझ तो बहुत अच्छा है मेरे को, काफी अच्छा मैं समझ चुका हूँ चीज़ें, ठीक है, दिमाग में बैठ चुकी है और पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो मैंने अब तक पढ़ा है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये पढ़ने के बाद मेरे को कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको ये नहीं लगेगा ये वीडियो मैंने देख ली अब इसके बाद यार मेरे को कहीं और से वीडियो देखनी पड़ेगी जब मेरे को पूरा कंप्लीट हो पाएगा। आपके अंदर एक श्योरिटी आ जाएगी, इसलिए क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, श्योरिटी आ जाएगी कि आपने अगर 2 वीडियो देख ली ना कंप्लीट है, आपका खत्म है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस बुक देखने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे नोट्स पढ़ लेना ये वाले, खत्म है, आपको बस पेपर यहीं से निकाल लो अच्छे से।
व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान? मैंने क्या कहा था, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान में क्या होता है, कंपनी की और ओवरऑल कंपनी की जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस देखकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो करना, मतलब एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना, कंपनसेशन देना। 3 तरह के बताए थे ना मैंने आपको, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है ग्रुप, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल में आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको देख के आपको इंसेंटिव देंगे, उसको देखकर आपको सैलरी देंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी, अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी सैलरी देंगे। ग्रुप में क्या होगा, आपके ओवरऑल जो ग्रुप में आप काम करते हैं, लगा लीजिए आपके 5 लोगों का ग्रुप है, तो आपके 5 लोगों के ग्रुप में जैसे आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आपकी सैलरी देंगे, एक वो तरह। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, जो इसमें पूछा गया है। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है, जिसमें कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखते आपको सैलरी देंगे। लगा लीजिए कंपनी ने ओवरऑल कंपनी के अंदर सारे डिपार्टमेंट सारे सेगमेंट आते हैं, सबने पूरी कंपनी के अंदर मिला के कंपनी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। इस बार 10 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट आया इस बार, तो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना, ओवरऑल ग्रोथ हुई है, तो उसके रिलेटेड आपकी इंसेंटिव देना, उसके रिलेटेड आपको सैलरी अच्छी देना। ठीक है, इंडिविजुअल में आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी आपको सैलरी मिली, ग्रुप वाले में आपके ग्रुप ने अच्छी परफॉर्मेंस करी आपको अच्छी सैलरी मिली, ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छी परफॉर्मेंस करी उसके वजह से आपको सैलरी करी, ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे प्रॉफिट अचीव करे इस साल, तो आपको भी अच्छी सैलरी दी जाएगी इस साल। ठीक है, और जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन में। तो जॉब इवैल्यूएशन में क्या कहता है, ई हटा दो इसका, ई हटा दो, क्या जॉब वैल्यूएशन बचा। जॉब की वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, जॉब की वैल्यूएशन चेक करने का मतलब क्या होता है, बंदा जो भी काम कर रहा है, जो भी जॉब हो रही क्लर्क जैसे काम कर रहा है हमारी कंपनी में, उसकी वैल्यू चेक करना, किस जो क्लर्क कर रहा है इसकी वैल्यू कितनी कंपनी में, इसकी वर्थ कितनी कंपनी में, जिससे पता लगे उसकी सैलरी कितनी है। और जॉब एनालिसिस में होता है उसकी जॉब का एनालाइज करना कि भाई क्या काम कर रहा है ये, क्या मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी है। इसमें होता है उसकी वैल्यू चेक करना कि उसकी कितनी वैल्यू है कंपनी के अंदर। और ये होता है जॉब के बारे में जानना कि ये काम करने के लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैंने पढ़ाया भी हुआ पीछे आपको। डिस्कस द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसेस दैट आर एप्लीकेबल इन इंडिया। ये भी देखो मैंने चैप्टर कराया नहीं है, पर आप इसको फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए आप छोड़ के मत आना इसको, फिर भी आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ग्रीवेंस का मतलब एम्प्लॉय की जो भी दिक्कत है, एम्प्लॉय की जो भी परेशानी है उसको कैसे हैंडल करा जाए। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देखो मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर भी मैं आंसर कैसे बना दे रहा हूँ उसका। ठीक है, मेरी बात सुनना, मेरी थिंकिंग समझना। कैसे पूछा हुआ है, कैसे क्या मॉडल को फॉलो करके हम ग्रीवेंस जो होती है उसको हैंडल कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या फॉलो कर सकते हैं। एम्प्लॉय को जो भी ग्रीवेंस होगी उसका मतलब है एम्प्लॉय को जो भी दिक्कत होगी, जो भी उसको परेशानी है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं इंडिया में। पहली बात, मैनेजर को भाई उसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, मैनेजर को ऐसा नहीं है भाई काम पे काम दे रहे हो उसको, उसकी बात सुनो, उसने जो भी भाई उसको दिक्कतें हैं उसकी बात सुनो। ठीक है, उसकी बात सुन लो, पहला स्टेप ये है। उसके बाद उसको थोड़ा इंसेंटिव भी दो ताकि भाई वो खुश भी रहे और काम करने में मोटिवेट भी रहे। उसे ग्रीवेंस क्यों होती है, जब उस भाई पैसे की कमी होगी, ठीक है, मेंटली स्टेबल नहीं होगा, उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। सबसे पहले उसकी बात सुनो। ऐसा नहीं है बस काम ही काम दे रहे हो, उसकी बात तो सुनते नहीं, तुम बात सुनो उसकी, थोड़े इंसेंटिव, जो अच्छा काम अगर वो कर रहा है तो अच्छा उसको बेनिफिट भी दो उस चीज़ का। ठीक है, थोड़ी उसको पेड वैकेशन दे दो, घूमने का समय भी दो उसको, वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी दो उसको। भाई काम और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रखो उसका। ऐसा नहीं काम ही काम दे रहे हो, उसकी पर्सनल लाइफ बची नहीं है। ऑफिस से 6 बजे घर जाते हो तो आपने दोबारा दे दिया अब ये काम कर, समझ रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझिए ना आप मेरी बात। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कैसे कैसे ग्रीवेंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, आई डू थिंक ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम इंक्रीज स्ट्रेसफुल। भाई अब यही बात है, ऑर्गेनाइजेशन की आज की लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसफुल बन गई। क्यों? आपको देखिए बेसिक चीज़ें हैं, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, पर देखो इसका मैं बेसिक आंसर कैसे बना दूंगा। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कैसे आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रेसफुल बन गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम आजकल स्ट्रेसफुल बन गया इंडिया में। कैसे बन गया? क्योंकि भाई स्ट्रेसफुल इसलिए बन गया, कॉम्पिटिशन को कितना बढ़ गया है। ठीक है, इतना काम बढ़ गया है, कोई भी इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत एकदम में आती है, एकदम में वॉर हो जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ दिक्कतें हैं, समझ रहे हो। क्यों स्ट्रेसफुल बन गया ऑर्गेनाइजेशन काम, इसलिए स्ट्रेसफुल बन गया। कंपनी में काम इतने बढ़ गए हैं भाई, स्किल्स इतनी मांगते हैं आजकल कंपनी में। ठीक है, उनकी मतलब इतनी क्वालिफिकेशन मांगते हैं, उसकी बातें सुनते नहीं है ज़्यादा आजकल कंपनी में। तो ये सारे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, कंपनी में क्यों बना रहता है। थोड़ा बहुत लिख के आओगे ना भाई, पूरे 9 मार्क्स नहीं 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, पढ़ा नहीं है आपने, फिर मिल जाएंगे आपको। और कौन से क्वेश्चन करा सकता हूँ, और कहाँ पर है क्वेश्चन, ये रही ना, बट डू थिंक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ पर इंक्रीज स्ट्रेसफुल, ये बता दिया आपको। ठीक है, और मार्केट ट्रेंड विल शेयर जॉब सीकर, बट मार्केट ट्रेंड्स विल स्टेयर एट जॉब सीकर 21st सेंचुरी में। किस जॉब मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है एक जॉब सीकर? जॉब सीकर कौन सा आज के टाइम में करेगा? आप अगर लगा लीजिए आप जॉब सीख कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए आज के टाइम पे, तो किस किस फील्ड में आपको लगता है भाई ये ट्रेंडिंग में, मेरे को यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर जॉब सीख करनी चाहिए? बताइए, खुद बताइए। आप देखोगे आज के टाइम में एआई बूम पे है, एआई में बहुत डेवलपमेंट आ गया। एआई में सबसे आप पहले क्या देखोगे भाई, मेरे को अगर जॉब ढूंढनी, भाई मेरे को एआई का सीखना पड़ेगा, क्योंकि एआई में आजकल बहुत जॉब है, एआई फ्यूचर है, एआई सब कुछ फैला हुआ है। आप पहले ये सीखोगे। ठीक है, उस फील्ड में जाने की कोशिश करोगे। ठीक है,
फिर आप देखोगे भाई हाँ मशीनरी भी डेवलप हो रही है आजकल मशीनरी इतनी डेवलप होकर आ रही हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ में वो स्किल नहीं है उसको चलाने की। जैसे आप लगा लीजिए वो एक्सपीरियंस जो है वो लगा लीजिए 50-60 साल के तो हैं, पर उनको वैसी मशीनें चलानी आती तो उनके टाइम पे चलती थी। आज के टाइम में नई नई मशीनरी आ रही हैं, उनको चलाना कौन सीख सकता है? नए नए लोग हैं, नए नए बच्चे हैं, नए यूथ है, वो चलाना सीखता है। तो आपको पता है आगे जाके भी और डेवलप होगा इंडिया, ठीक है, और डेवलप्ड मशीनरी आएगी और डेवलप टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसको चलाने के लिए भाई डेवलप बंदे भी चाहिए होंगे जिनको स्किल आती हो। तो आप क्या सीखोगे भाई? इस जगह पर ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग में है जगह, तो आप जॉब सीख कहाँ करोगे 21st सेंचुरी में? वहाँ सीख करोगे जिसकी डिमांड है मार्केट में, जिसके लिए लोग कम है और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप करोगे, ठीक है, आप इसमें लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विस मैंने बताया वेलफेयर कैसी कैसी होती है, कंपनसेशन से इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, ठीक है, और आपका सोशल साइकोलॉजिकल वेलफेयर होता है और एक और होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब वही लिखा वर्क फ्रॉम होम में और वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है? उसमें घर से काम करना होता है, उसमें ऑफिस में होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप आराम से कहीं भी अपने पर्सनल कमरे में बैठ के अपने पर्सनल एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑफिस जाना पड़ता है। इसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है इसमें, ठीक है, उसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं होती, वो घर बैठे काम करते हो आप। तो यार सारी बेसिक बातें हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। और एक क्वेश्चन आपको ये भी दिख रहा है मेरे को, एक दो क्वेश्चन इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में पूछा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और भाई बस इतना ही है, ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बस मैंने बता देख सकते हैं मैंने कितना करा दिया। और आप आते हैं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है आपको। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको मेरे चैनल पर पिन कमेंट मिल जाएगा, चैनल पे नहीं, इस वीडियो पे आपको पिन कमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको दिख जाएगा मैंने ये वीडियो भाई पेड है, वैसे मैंने आपको दिखा दिया पढ़ाने के लिए, वैसे पेड में दिखा नहीं सकता यहाँ पे, फिर भी मैंने बातचीत करके कुछ करके ये मैंने फ्री में आपको फिर भी दिखा दी है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना आपके लिए मैंने वो करा है कि वैसे दिखा नहीं सकता मैं इस पीडीएफ को, पर फिर भी मैंने परचेज करके ये पीडीएफ आपके लिए दिखा दी। भाई मैं दिखा दूँ, कम से कम परचेज नहीं करी किसी ने तो वहाँ पर देख लेगा। अगर आपको है भाई ये पूरी 150 मतलब 350-400 पेज की बुक आप ना पढ़ के, HR मैनेजमेंट की 350-400 पेज की बुक है, और आपको है भाई मैं पूरी 350-400 पेज की बुक कहाँ पढ़ने बैठूंगा, एग्जाम मेरा बहुत पास आ चुका है। अगर उसको वो नहीं पढ़ना आपको तो मेरी 50 पेज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। आपने देखा मैंने 50 पेज में ऐसा पढ़ा दिया आपको, आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? 50 पेज के अंदर ही पढ़ाया मैंने आपको, पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप वर्थ इट है आपके लिए। आप अगर 350-400 पेज पढ़ने बैठोगे, एग्जाम में इतना पास है बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, 350 छोड़ो आप 100 पेज भी नहीं पढ़ पाओगे, 5 चैप्टर भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? और मैंने यहाँ पर आपको 12 चैप्टर पूरे प्रिसाइजली लिख के दिखा दिए, सिंपल भाषा में पढ़ा दिए, समझा दिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ वर्थ इट है परचेज करनी। ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा मैंने इसका, बहुत कम प्राइस है। आप कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसको खरीदने के लिए, ठीक है। और अगर आपको मेट्रो वेट्रो में पढ़ना है तो उसके लिए काफ़ी एफिशिएंट रहती है, और मेट्रो में पढ़ रहे हैं, सेंटर जाते हैं, सेंटर के बाहर पढ़ रहे हो तो वो एफिशिएंट रहती है पीडीएफ स्क्रॉल करना, ठीक है, वीडियो देखने से। अगर आपको नहीं है तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, पीडीएफ देख कर लीजिए, नहीं तो आप परचेज कर सकते हैं। जीमेल आईडी दिए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मैंने प्राइस भी लिखा होगा, ठीक है, उसको देख के आप परचेज कर सकते हैं इसको, ठीक है, आप खरीद लेना इसको, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे DOSL के ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।